So initially I'm going to explain everything regarding the pilot training process in India and how you can plan on working in India as an airline pilot, or if you wish to work as an airline pilot in Fly Dubai, Emirates, Qatar or any other airlines in the world, that what exactly is the procedure. Today's webinar is, we are not going to talk about any specific flight school or academy. That sounds like a promotional thing, but today's webinar is only about pilot training in India, that how pilot training is going to proceed or what steps or what difficulties you might face. Because when I started my pilot journey, I had no one in the aviation industry. I did not have any family member who was a pilot or anybody. So I had to face a lot of what do you say कि misinformation, और I was not sure. अभी तो आजकल क्या है कि webinars हैं, Google है, YouTube है, काफ़ी information still you get it. बट मेरे टाइम पे ये सब नहीं अवेलेबल था, तो आई थॉट ऑफ डूइंग दीज वेबिनार्स. तो जनरली every month or so, sometimes twice in a month, I do these webinars where I give out all the information regarding pilot training, and at the end of the webinar, if you have doubts or queries, we can discuss about them. एक दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है वेबिनार में. एक तो ये कि क्या होता है, व्हेन आई एक्सप्लेन समथिंग, आप बीच में ना कमेंट्स आते हैं मेरे को कि डाउट्स बेसिकली, एंड विच इज़ ऑब्वियस कि डाउट्स आएंगे, बट फिर ना देन वी गेट ऑफ द टॉपिक. सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन दैट for the first 1 hour I will explain everything in detail. Whatever doubts, FAQs भी हैं, जो जनरल डाउट्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. जो भी आपके एक्स्ट्रा डाउट्स होते जा रहे हैं आप लिखते रहना उनको. सो कीप अ पेन एंड पेपर हैंडी. एट द एंड ऑफ द वेबिनार देन देयर विल बी अ डाउट सेशन. तो उसके बाद आपके जो जो डाउट्स हैं वो आप मेरे को पूछ सकते हो कुछ भी, पर वेबिनार के बीच में कमेंट करके या कुछ भी वर्बली भी, डू नॉट ट्राई टू आस्क एनी डाउट्स. Once the webinar is over, there is no time limit. After that, you can sit. आपका आंसर भी, आपका क्वेश्चन जो है, आपका डाउट क्लियर भी हो चुका है, स्टिल यू कैन कंटिन्यू टू सिट इन द वेबिनार. कई बार ऐसा होता है कि आपके दिमाग में वो डाउट नहीं आया होता, जो किसी और के दिमाग में डाउट आ गया है. सो मैं अनुपमा मैम, देयर इज समवन ट्राइंग टू राइट समथिंग ऑन द बोर्ड, कैन यू प्लीज रिमूव दैट पर्सन. या सो जो आपके दिमाग में डाउट नहीं आया होता तो किसी और के दिमाग में डाउट आया होता है, तो वी कैन डिस्कस दैट ऑल्सो. वंस आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, देन देयर विल बी पायलट्स ज्वाइनिंग अस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. सम ऑफ देम आर फ्लाइंग, कोई लेओवर पे है कहीं. सो हमारे साथ इंडिगो, अकासा एयरलाइंस, फ्लाई दुबई, कतर एयरवेज, इनके पायलट्स भी ज्वाइन करेंगे. तो आपको उनसे भी क्वेश्चन पूछने हैं डायरेक्ट, तो आप उनसे भी पूछ सकते हो. अदरवाइज आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं तो दे ही दूंगा. सो अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन फ्रॉम हाउ, वेयर आई कम फ्रॉम और हाउ आई स्टार्टेड. वैसे आई कम फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड. सो my father was in the army, my grandfather was in the army. So I am the only one from my family who has chosen the private path of the uniform. In fact, my father-in-law अभी कर्नल से रिटायर हुए हैं. My brother-in-law अभी, I think some of you who follow me on Instagram, you must have seen that I posted. अभी परसों ही उनको शौर्य चक्र मिला है. He is a major in the army, तो which the whole family is proud of obviously. I did all my schooling from army schools, and I have been settled in Delhi from 6th class के बाद से. आर्मी पब्लिक स्कूल धौलक, वहाँ से पढ़ाई की है मैंने सारी. Then later on somebody is writing voice is not working. I think sometimes आपके एंड से भी इंटरनेट प्रॉब्लम होता है. अगर अनुपमा मैम, am I audible, am I clear, क्लियरली आवाज़ आ रही है? ओके, सो इट्स ऑडिबल, ठीक है. सो लेट्स कंटिन्यू. सो स्कूलिंग आर्मी पब्लिक स्कूल धौलकुआं से हुई थी. उसके बाद में आई थॉट ऑफ ट्राइंग समथिंग एल्स. बेसिकली आई वाज नॉट श्योर व्हाट हैव टू डू इन लाइफ, सो आई डिड स्टार्ट माय ग्रेजुएशन. आई डिड दैट फॉर 4 months. आई कुड नॉट फाइंड इंटरेस्ट इन इट एट दैट टाइम. 17 years के होते हो तो यू आर थिंकिंग अबाउट अदर प्रोफेशंस. देन आई joined IIT coaching classes for a week, but till then I had decided that I wanted to join aviation. So at the age of 17 I did my flight training from Canada. Then 2008 there was a recession all over the world, so there were no jobs in pilot or any other field also. So I decided to stay back in Canada and I started working as a flight instructor there. Flight instructor क्या होते हैं generally? Who teach new students how to become pilots. So I've worked as a
flight instructor there for about 5 years in Canada. Overall, I spent 8 years in Canada. So I have a Canadian PR also. And out of the 5 years, I worked as a chief flight instructor also. Chief flight instructor is basically like a principal in school, like the chief of the school. So I worked as a chief flight instructor over there. I worked as an industry Canada radio examiner also. रेडियो एग्जामिनर होते हैं जो हमारा एक आरटी लाइसेंस होता है कनाडा में, इंडिया में भी होता है, उसके बारे में बात करेंगे. उसका एग्जामिनर आई बिकेम, एंड इन 2016 I joined one of the airlines in India which operate Boeing 737 airplane, and then in 2018 I became a commander on that airplane. Basically we call it as a captain. Initially you join as a first officer, and then last year I became a trainer on the Boeing 737. Trainers are generally who train newly released first officers. जैसे आप लोग ट्रेनिंग खत्म करके when you join the airlines, initial training जो आपकी होगी तो that we'll be doing, and then first officers को upgrade करके जो captain बनना होता है उनकी जो training होती है that we'll be doing. So now I'm working as a trainer. Also I am an instructor because of my previous experience. I have been instructing for almost from 2010 or 11ish, so for almost 13 years, 14 years I have been teaching. And let's continue. That's about me. I have close to 8,000 hours of flying experience, and then my younger sister, she's also a pilot. So now let's start off with today's webinar on how to become a pilot in India. Generally pilot training ko some majority of you must have come out of class 12th now and looking for options as career, like pilot training as your career. So उसमें the difficulties that you are facing, that is what we are going to discuss today, कि क्या क्या process है. Generally online reels देख के life is different, कि आप कोई movie भी देखने जाते हो टॉम क्रूज की, कि उसमें he is doing whatever, but आपको background story कभी भी नहीं पता होती. तो generally अगर आप Instagram reel देख के कि भाई पायलट लाइफ इतनी फैंसी है, 5 स्टार होटल्स हैं, बट उसमें ये सब आपको बैकग्राउंड स्टोरी नहीं दी होती कि उसकी व्हाट इज़ द प्रोसेस, कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट यू विल गो थ्रू टू रीच दैट पर्टिकुलर स्टेज. तो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू. और कॉन्स की भी बात करेंगे, सिर्फ अच्छी चीज़ों की बात नहीं करेंगे कि पायलट ट्रेनिंग में अच्छी चीज़ें क्या हैं, सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखती है. जो ख़राब चीज़ें वो भी बात करेंगे हम कि क्या हो सकती हैं. सबके लिए ख़राब चीज़ें अलग होती हैं. जैसे मेरे लिए सुबह 3 बजे उठना मेरे लिए बहुत ख़राब चीज़ है, कि पायलट आप बन जाओगे तो आपको ज़रूरी 9 to 5 जॉब नहीं मिलेगी. ओके, ये तो चलो मेरी फ़ोटो आ गई खूबसूरत सी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू बिकम अ पायलट इन इंडिया. बेसिक रिक्वायरमेंट्स मतलब क्वालिफिकेशन वाइज व्हाट इज द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड. सो द बेसिक रिक्वायरमेंट इज एज. फर्स्ट ऑफ ऑल, द मिनिमम एज टू स्टार्ट पायलट ट्रेनिंग इज 16 years, which you would have obviously attained when you clear class 12th. मैं कोशिश करूँगा, जनरली मैं वेबिनार सारे इंग्लिश में ही करता हूँ, बट मेरी कोशिश, क्योंकि इस बार वीडियो भी हिंदी में गई है, तो मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा मिक्स लैंग्वेज बात करूँगा. सो मिनिमम एज जो रिक्वायरमेंट है आपको वो है 16 years की रिक्वायरमेंट है. वो आप 12th के बाद जब निकलते हो तो यू वुड हैव अटेंड. मैक्सिमम एज कई बार लोग पूछते हैं कि एक तो रिटायरमेंट एज कितनी होती है. सो द रिटायरमेंट एज ऑफ अ पायलट इज 65 years. अर्लियर ये एज पहले 60 years थी, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ पायलट्स इन इंडिया ये 65 years रिटायरमेंट एज कर दी थी. क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि पायलट की हमने सुना है कि वर्किंग लाइफ सिर्फ 10-15 साल की होती है, तो ऐसा नहीं है. 65 साल की एज तक, 65 तक यू कैन वर्क. मैक्सिमम एज टू स्टार्ट पायलट ट्रेनिंग, कई बार क्वेश्चन आता है. कई लोग होते हैं अलग अलग प्रोफेशन में. अभी भी इस साल भी कई स्टूडेंट हमारे फ्लाई कर रहे हैं बाहर साउथ अफ्रीका में, जो 30 के बाद भी जिन्होंने स्टार्ट किया है पायलट ट्रेनिंग. तो कैन यू स्विच प्रोफेशंस. तो इसमें क्या है कि DGCA की बात करेंगे आज हम. कई बार DGCA का फुल फॉर्म इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन. ये इंडिया में रेगुलेटरी बॉडी है जो आपका एविएशन को रेगुलेट करती है गवर्नमेंट की तरफ से. तो इन्होंने कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं सेट की हुई है टू स्टार्ट योर पायलट ट्रेनिंग. ये तो बोलते हैं आप 40 की एज पे भी स्टार्ट कर लो, बट यू आर डूइंग दिस पायलट ट्रेनिंग टू वर्क फॉर द एयरलाइंस. तो एयरलाइंस जब हायरिंग करती हैं तो एयरलाइंस दे सेट अ मैक्सिमम एज लिमिट. तो एयरलाइंस की हमेशा एक मैक्सिमम एज लिमिट आएगी. तो बेस्ड ऑन दैट यू विल डिसाइड वेदर यू स्टार्ट द पायलट ट्रेनिंग और नो. सो मेजॉरिटी ऑफ द एयरलाइंस राइट नाउ दे हायर अप टू द एज ऑफ 35. तो 35 की एज तक आपकी हायरिंग हो जाती है.
कभी कभी ऐसा होता है कोई एयरलाइन 30 की एज लिमिट भी ले आती है, बट दैट इज इन रेयर ओकेजन्स। अदरवाइज मैक्सिमम एयरलाइंस 35 तक तो हायर करती हैं, कुछ एयरलाइन 40 की एज तक भी हायर करती हैं। तो लेट्स से आप 35 की एज पे पर आप स्टार्ट नहीं कर सकते, पायलट ट्रेनिंग का पूरा प्रोसेस में एटलीस्ट 1.5 से 2 साल लगेगा। तो माय रिकमेंडेशन इज कि आप 32 की एज से अगर ऊपर हो तो देन स्टार्ट पायलट ट्रेनिंग एट योर ओन रिस्क। कि आपको कुछ एयरलाइंस से आप जॉब करने पे एप्लीकेशन के टाइम पे एलिजिबल नहीं होगे, तो वाई टेक दैट रिस्क। बट हाँ, वी गेट स्टूडेंट्स जो 35 की एज पे भी स्टार्ट कर रहे हैं, बट इट इज़ एट देयर ओन रिस्क कि हाँ दे नो कि भी मेरे को उस एयरलाइन में ही जॉब करनी है, कि मैं आई विल टेक द रिस्क कि 1-2 एयरलाइन जो भी वैकेंसी लेके आती है मैं उसी में जॉब कर लूँगा। तो बट माई रिकमेंडेशन इट वुड बी 32 से नीचे आप तो स्टार्ट करो, 32 के ऊपर इट गेट्स रिस्की बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज़ गोइंग इन। बट हाँ 32 के ऊपर भी आप स्टार्ट करके यू कैन वर्क एज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स, उसके बाद एक्सपीरियंस गेन करके देन यू कैन ज्वाइन द एयरलाइंस। एयरलाइंस एक्सपीरियंस्ड पायलट्स के लिए एज लिमिट हमेशा बढ़ाती रहती है। ऐसा कुछ नहीं होता इसमें कि रिजर्व कैंडिडेट के लिए सीट और आपकी एज रिक्वायरमेंट अलग है, जनरल कैटेगरी के लिए एज रिक्वायरमेंट अलग है, सब में एज रिक्वायरमेंट सेम ही है। अब किसी ने मैसेज किया मेरे को कैडेट प्रोग्राम के बारे में डाउट के लिए, तो मैंने आपसे एक ही रिक्वेस्ट की थी कि आप बीच में एक पायलट की सबसे अच्छी जो वो होती है ना, वो द मिनिमम क्वालिफिकेशन इन इंडिया टू स्टार्ट पायलट ट्रेनिंग इज यू शुड हैव फिजिक्स एंड मैथ्स में पासिंग मार्क्स इन 10+2। सो पासिंग मार्क्स ही क्यों, क्वेश्चन आता है दिमाग में कई बार कि भाई 33% पे कैसे आप पायलट बन सकते हो। तो पासिंग मार्क्स इसलिए कि इफ़ यू हैव नॉलेज अबाउट यूपीएससी के, जैसे आप उससे रिलेट कर सकते हो। जैसे यूपीएससी के रिटन एग्जामिनेशन होते हैं, तो यूपीएससी हमेशा क्या बोलता है कि भाई आप ग्रेजुएट होने चाहिए एंड एज लॉन्ग एज you clear our written examinations you can go on to become an IPS or IAS officer। Similarly पायलट ट्रेनिंग में भी ये बोलते हैं कि आप 12th तक, क्या पता किसी रीज़न की वजह से आप पढ़ाई में ध्यान नहीं था, जो भी है, आप 12th पास किया आपने फिजिक्स मैथ्स से, बट स्टिल चाहे आपके 90% आए चाहे 33% आए, DGCA अपना रिटन एग्जाम कंडक्ट करेगा जिसके लिए प्रिपरेशंस होती हैं कि आप वो रिटन एग्जाम क्लियर करो। अगर आपने वो क्लियर कर लिया, फॉर अस इट इज़ गुड, यू कैन कंटिन्यू योर जर्नी टू बिकम अ पायलट। तो इसी वजह से ये जो एज रिक्वायरमेंट है वो, सॉरी जो आपकी क्वालिफिकेशन है, दैट इज जस्ट पास इन फिजिक्स एंड मैथ्स। हाउएवर कैडेट्स के लिए रिक्वायरमेंट अलग होती है, वो बाद में बात करेंगे कैडेट में क्या रिक्वायरमेंट है। जनरली एयरलाइन कभी भी 12th की परसेंटेज लेके नहीं आती है कि इतनी परसेंटेज आपको चाहिए 12th में टू अप्लाई। एक बार आज तक ऐसा हुआ है, 4 साल पहले एक वैकेंसी आई थी जिसमें उन्होंने 75% मार्क्स मांगे थे, एक बार आया था सिर्फ 4-5 साल पहले। तो 75% मार्क्स में तो एयरलाइन इंडस्ट्री के बहुत से पायलट है जो उसमें अप्लाई भी नहीं कर सकते थे, इनफैक्ट मैं भी नहीं अप्लाई कर पाता। तो एक बार आया था, अदरवाइज अब रिसेंट 4-5 ईयर्स में, उससे पहले भी कभी नहीं आया कि आपको 12th की परसेंटेज मांगी है उन्होंने, बिकॉज आपने DGCA एग्जाम्स क्लियर किए। नाउ ये फिजिक्स और मैथ्स तो चलो साइंस साइड्स के स्टूडेंट्स के लिए हो गया। अब कॉमर्स, लाइक माई यंगर सिस्टर आई सेड कि वो भी पायलट है, तो शी हैड कॉमर्स। तो आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के पास 2 ऑप्शन होता है। एक तो सबसे पहली चीज, इस साल DGCA एक ड्राफ्ट लेके आया है। DGCA अगेन द गवर्नमेंट बॉडी, दे आर ट्राइंग टू रिमूव दिस रिक्वायरमेंट कि फिजिक्स मैथ्स चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में ये जो पढ़ाई है इसमें 12th लेवल का फिजिक्स और मैथ्स यूज नहीं होता है, अप टू 10th स्टैंडर्ड का ही होता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी कंट्री फिजिक्स मैथ्स नहीं मांगती है। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री, आई डोंट नो व्हाई दिस केम अप, मे बी आई थिंक बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमेशा से ये सोच बनी हुई थी कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो साइंस साइड लेते हैं, जो कॉमर्स स्कूल्स में भी उसी तरह से परसेंटेज के हिसाब से आपको मिलता है आपका कि परसेंटेज कम है तो आर्ट्स साइड। हाउएवर मेरी वाइफ के 93% थे 12th में, बट सॉरी 10th में, बट शी स्टिल टुक आर्ट्स क्योंकि उनको लॉयर बनना था। सो नाउ दे आर ट्राइंग टू रिमूव इट, बट अभी रिमूव नहीं हुआ है। बट वॉट द स्टूडेंट्स आर डूइंग टिल नाउ, अभी भी हमारे पास आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी हैं, कि दे कैन गिव द फिजिक्स एंड मैथ्स का एग्जाम सेपरेटली थ्रू ईदर एनी ओपन स्टेट बोर्ड और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIOS बोलते हैं इसको। इसके थ्रू आप अपना सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स का पेपर अलग से दे सकते हो। ये ऑन डिमांड भी होते हैं, अभी जून जुलाई में भी एग्जाम्स हैं, ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स में ये एग्जाम्स होते रहते हैं। तो आप सेपरेटली, वी प्रिपेयर यू फॉर दैट ऑल्सो, तो आप सेपरेटली NIOS के थ्रू अपना फिजिक्स और मैथ्स कर सकते हैं।
बाकी सारे एग्जाम आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स का पेपर देना पड़ेगा आपको, एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद द पायलट ट्रेनिंग जर्नी। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी। इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि ग्रेजुएशन जरूरी है कि नहीं है, तो ग्रेजुएशन की बात भी यहीं पे कर लेते हैं। आई नो कि आपका सही, कई बार ये पेरेंट्स का बहुत डाउट आता है कि बच्चे अभी से बोलते हैं कि मेरे को पायलट बनना है, और पेरेंट्स सोचते हैं कि ग्रेजुएशन भी तो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, एटलीस्ट एज अ बैकअप ग्रेजुएशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो इसको इस तरह से पुट इन करना चाहूँगा मैं कि एक तो रिक्वायरमेंट जब नहीं है ग्रेजुएशन की, तो इवन इफ यू डू ग्रेजुएशन यू विल नॉट गेट अ प्रेफरेंस इन द एयरलाइन व्हेन यू आर गेटिंग अ जॉब। तो कोई एक 12th पास ने पायलट ट्रेनिंग की है, एक ग्रेजुएट ने पायलट ट्रेनिंग की है, तो एयरलाइन उसकी ग्रेजुएशन देख के आपको प्रायोरिटी नहीं देती है जॉब के लिए, ना आपकी कोई सैलरी या प्रमोशन पूरी लाइफ भर इस पर आपकी ग्रेजुएशन से आपको कोई बेनिफिट मिलता है। बट येस, एज अ बैकअप तो बोलते हैं कि भाई एज अ बैकअप कर लेनी चाहिए। तो आई फील लाइक कि टू क्रिएट अ बैकअप यू शुड नॉट स्पेंड द प्राइमरी टाइम ऑफ योर लाइफ। बट येस, इवन आई हैव डन ग्रेजुएशन, बट दैट आई हैव डन इट थ्रू ओपन स्कूलिंग, कि जब पायलट ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लेते हो तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज बीएससी इन एविएशन। वो बीएससी इन एविएशन जो है वो पायलट्स के लिए 2 साल में हो जाती है। बेसिकली आपको 1 साल का क्रेडिट मिल जाता है बिकॉज यू हैव अ पायलट लाइसेंस, और सेम सब्जेक्ट्स की आपका बाकी 2 साल सिर्फ एग्जाम्स के लिए जाना होता है आपको, और एग्जाम्स क्लियर करके यू गेट अ ग्रेजुएशन डिग्री ऑन द साइड। बट दैट इज फॉर योर पर्सनल सेटिस्फैक्शन कि हाँ भी ग्रेजुएशन भी की हुई है एज अ बैकअप। अदरवाइज एयरलाइंस को आपको कभी वो बताने की भी जरूरत नहीं है, और बता भी दोगे तो उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होना है एयरलाइंस में कि दैट यू हैव अ ग्रेजुएशन। ओके, सो दैट्स अबाउट इट। Then if you have decided, if your qualification by age wise and schooling wise is complete, now let's proceed on to the next step, that what is the first step that you have to take in order to start your pilot training. Okay. You can take a screenshot of this or you can write them down. These are the 7 steps that we will discuss today in order to complete the pilot training. एक एक स्टेप को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर है। आई नो कईयों ने आप में से ये यूट्यूब वीडियोस देखी हुई हैं या कहीं काउंसलिंग की हुई है, तो आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन शायद थोड़ी बोरिंग भी लगे, बट कईयों के पास ज़ीरो इन्फॉर्मेशन है, तो आई विल अज्यूम कि सबके पास ही ज़ीरो इन्फॉर्मेशन है और मैं बिल्कुल डिटेल में ही बात करूँगा सारी चीज़ों की। सो ये सारे स्टेप्स हैं एंड ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज मेडिकल्स। मेडिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है फॉर अ पायलट, बिकॉज यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ ऑफ सो मैनी पीपल। आप 200 लोगों को, पैसेंजर्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाते हो, तो आप मेडिकली फिट होने चाहिए। मेडिकली फिट का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बाइसेप्स या 6 पैक एब्स होने ज़रूरी हैं, बट मेडिकल फिटनेस कम्स डाउन टू योर जनरल हेल्थ, एज इन आपके ब्लड लेवल्स, RBCs, आपके डायबिटिक और शुगर टेस्ट्स, एक्सरे, ये सारी चीज़ें टेस्ट करेंगे वो, और सब क्लियर आना चाहिए उसमें। अब लिस्ट की वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं वो भी हम बात करेंगे। आपकी आई साइट ठीक होनी चाहिए, आपकी ऑडियोमेट्री ठीक होनी चाहिए। So this medical is divided into 2 parts. First is, मैं 1 मिनट ये लाइट ऑफ कर दूँ, ये ब्लैक स्क्रीन पे ना ज़्यादा शाइन करता है, तो जब वाइट स्क्रीन आएगी तो तब आई विल टर्न इट ऑन। सो मेडिकल्स, फर्स्ट इज द क्लास 2 मेडिकल। हाउएवर इसमें 2 आ गया, देन द अदर वन इज क्लास 1 मेडिकल। मेडिकल 2 को हम क्लास 2 मेडिकल भी बोलते हैं, और मेडिकल 1 इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लास 1 मेडिकल। हालांकि 1 ये है, बट ये बाद में होता है, पहले क्लास 2 मेडिकल होता है। अब क्लास 2 मेडिकल कौन करेगा? क्लास 2 मेडिकल जो है नॉर्मल डॉक्टर्स नहीं कर सकते कोई भी। देयर इज अ लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स दैट इज अप्रूव्ड बाय DGCA। तो DGCA ने एक लिस्ट निकाली हुई है डॉक्टर्स की ऑल ओवर इंडिया कि दीज आर द डॉक्टर्स वी हैव अप्रूव्ड, यू गो टू दीज डॉक्टर्स एंड डू योर क्लास 2 मेडिकल। तो सबसे पहली चीज़ यही करोगे कि हम आपको लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे एक, आफ्टर द वेबिनार इज ओवर। डॉक्टर्स की लिस्ट आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी विद देयर एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। तो आप वो डॉक्टर्स को, किसी भी डॉक्टर को जो नियरेस्ट होंगे उनको कॉल करो, अपॉइंटमेंट बुक करो, डॉक्टर के पास जाओ,
and doctor will do the medical for you for the class 2 medical. This class 2 medical is valid for 2 years. So even if you are in class 12th right now, still you can do this medical, and it is better कि आप 12th में ये medical करा लो, जब जिसने नहीं कराया वो अब करा लो, बट 12th में ये मेडिकल करा लोगे तो उससे बेटर ये हो जाएगा कि अगर आप लेट्स से मेडिकली फिट नहीं आते हो तो एटलीस्ट यू नो कि मैं कुछ और प्रोफेशन की तरफ इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर देता हूँ, उस तरफ जाने का मेरे को पता है कि एविएशन इज नॉट मेंट फॉर मी नाउ. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू. द रीज़न आई एम वेरी इसके बारे में ज़्यादा मैं ध्यान देता हूँ कि मेडिकल ज़रूर कराना है कि आई वेंट फॉर पायलट ट्रेनिंग, एक एजेंट ने भेजा था मेरे को और उन्होंने मेरे को ये बात नहीं बताई बिकॉज कि अगर मैं मेडिकल फेल हो जाता तो उनके शायद कमीशन नहीं मिलता है जो भी है. सो मैंने अपना मेडिकल कराया था, वापस फ्लाइट ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद कनाडा से आया तब कराया. तो अगर मेरा वो मेडिकल फेल हो जाता तो जो भी मैंने लोन पे इतना अमाउंट लेके आई डिड पायलट ट्रेनिंग वो सब वेस्ट हो जाता. तो माई रिकमेंडेशन टू इज़ कि सबसे पहली चीज़ जो आपने करानी है वो है ये क्लास 2 मेडिकल. इट इज़ डन बाय DGC अप्रूव्ड डॉक्टर्स. Charges are approximately 8 to 10,000. It is valid for 2 years. Approximately एक दिन ही लगता है, पर कुछ कुछ डॉक्टर 2 दिन भी लगा देते हैं इसमें. तो 1 से 2 दिन का ये प्रोसीजर है पूरा. जैसे ही आपका ये मेडिकल हो जाएगा, डॉक्टर आपको एक असेसमेंट दे देंगे, उसको CA35 बोलते हैं कि हाँ आपका मेडिकल पास हो गया है. क्लास 2 मेडिकल पास होते ही नाउ यू कैन स्टार्ट योर पायलट ट्रेनिंग, कि आप बेसिकली पढ़ाई शुरू कर सकते हो एग्जाम्स के लिए. हाउएवर ये मेडिकल एग्जाम्स लिखने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल आपने मान लो ये नहीं कराया और पढ़ाई कर ली, एग्जाम दे दिए और फिर पता लगा मेडिकल फेल हो गया, तो आपका वो पैसा भी वेस्ट होता है और टाइम भी वेस्ट होता है. तो सबसे पहले मेडिकल कराना, फिर पढ़ाई स्टार्ट कर दो. क्लास 1 मेडिकल बाद में भी हो सकता है. क्लास 2 और क्लास 1 में डिफरेंस क्या है? टेस्ट वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, बट क्लास 1 मेडिकल सबसे पहली बार लाइफ में जब आप कराते हो तो ये क्लास 2 आपको दोबारा लाइफ में नहीं कराना है, एक ही बार होगा आपका स्टार्टिंग में. नाउ यू विल डू क्लास 1 मेडिकल. क्लास 1 मेडिकल इसके 2-3 महीने बाद हो जाएगा, बट सेम टेस्ट होते हैं, सब कुछ सेम होता है. बट दिस इज डन बाय इंडियन एयरफोर्स. इंडियन एयरफोर्स वांट्स टू मेक श्योर कि इंडिया में जितने भी पायलट्स फ्लाई कर रहे हैं, तो हम प्राइवेट डॉक्टर्स को हमने वो दे दिया है अथॉरिटी टू डू क्लास 2, बट इनिशियल क्लास 1 मेडिकल हम करना चाहते हैं. एंड दिस क्लास 1 मेडिकल विल बी डन एवरी ईयर. मैं अभी भी कराता हूँ अपना मेडिकल, अभी दिसंबर में हुआ था, अब जो आने वाला दिसंबर है उसमें फिर से होगा. तो ये रिन्यूअल्स जो होते हैं क्लास 1 के, वो ये क्लास 2 वाले डॉक्टर्स भी कर सकते हैं, बट इनिशियल क्लास 1 मेडिकल इंडियन एयरफोर्स ही कंडक्ट करेगा. प्राइवेट सिर्फ 1-2 हॉस्पिटल अप्रूव्ड है, जैसे कि दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल है, मुंबई में नानावती है, दे आर अप्रूव्ड टू डू क्लास 1 इनिशियल मेडिकल ऑल्सो. इसके चार्जेस अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10,000 ही होते हैं, वैलिड फॉर 1 ईयर, एंड इसमें 1 से 2 दिन का टाइम लगता है. सेम एग्जैक्टली सेम चीज़ है. ये पास हो गया तो ये भी 99.9% पास हो ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें. ठीक है, एक तरह से फिल्टरिंग प्रोसेस बना दिया है कि दे डोंट वांट कि सारे इंडिया से लोग परेशान होके दिल्ली आए इंडियन एयरफोर्स के पास अपना मेडिकल कराएं. कैमरा के ऊपर ही गिलास चढ़ाए दो, लगा नाग वागी कटो तो है ना क्या अगर अनुपम मैम म्यूट कर सकते हो इनको प्लीज. ओके ओके. सो एक तरह से फिल्टरिंग प्रोसेस बना दिया है कि सारे लोग एक तरह से इंडियन एयरफोर्स के पास ना पहुंच जाए. वो बोल रहे हैं आप पहले क्लास 2 करा लो, जिसका क्लियर हो रहा है वो आके आ जाओ हमारे पास, हम आपके लिए क्लास 1 भी करके दे देंगे. ठीक है. ओके. जो जनरल क्वेश्चंस जो मेडिकल के बारे में पूछे जाते हैं कि मेडिकल में प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं, कि मेडिकल में सबसे पहले ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि चश्मे पहनता हूँ तो मैं क्या, कैन आई बिकम अ पायलट? चश्मे पहनते हो तो कोई इशू नहीं है. चश्मे पहनने के बाद आपका विजन 6/6 होना चाहिए. विजन 6/6 का मतलब है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, एक बोर्ड लगा होता है कि ABCD अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो आप पढ़ के दिखाओ. चश्मे पहन के अगर आप पढ़ पा रहे हो प्रॉपरली तो आपका विजन प्रॉपर है, यू कैन गो ऑन टू बिकम अ पायलट. इट्स जस्ट कि आपको ना व्हेन यू आर फ्लाइंग एज अ पायलट यू नीड टू कैरी 1 एक्स्ट्रा सेट ऑफ दिस ग्लासेस, कि इन केस फ्लाइंग करते टाइम आपके चश्मे गिर जाते हैं, आप नीचे उठाते टूट जाते हैं, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा सेट होना चाहिए. तो माई यंगर सिस्टर शी ऑल्सो वियर ग्लासेस, तो वो भी पायलट है, तो चश्मों से कोई प्रॉब्लम नहीं. आने तो निकल रहा है, निकल नहीं रहा बचे भोसड़ी के बाद भाई का यार. मैम आप इनको प्लीज रिमूव कर दो, आप ये बार बार अनम्यूट कर रहे हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इफ यू आर ओवरवेट और अंडरवेट, कि आप अंडरवेट हो या ओवरवेट हो. तो जनरली
मेडिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। करूँ यार, मुझे बता आदमी 2-4 रुपये देखो सब। अनुपमा मैम आप इनको रिमूव ही कर दो प्लीज़। ओके, सो ओवरवेट या अंडरवेट आप होते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें। इट्स जस्ट आपको एक्स्ट्रा टेस्ट करने पड़ते हैं अब, कि शुगर टेस्ट, डायबिटिक टेस्ट, ये सब टेस्ट आपके बढ़ जाते हैं। कि लाइक BMI इज बॉडी मास इंडेक्स, हाइट टू वेट रेशियो बोलते हैं उसको, वो आपका मेंटेन होना चाहिए, उससे ऊपर या नीचे है तो मेडिकल टेस्ट ऐसा हो जाते हैं। कि मैं भी लास्ट ईयर ओवरवेट आया था अपने मेडिकल में थोड़ा सा, तो मेरे को शुगर टेस्ट उन्होंने करने को बोला एक्स्ट्रा, तो वो क्लियर हो गया, तो देन यू कैन क्लियर योर मेडिकल्स, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाइट, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। एक तो हाइट रिक्वायरमेंट फॉर मेल एंड फीमेल इज सेम, कोई अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट से कुछ है तो उनके लिए हाइट रिक्वायरमेंट कम है, जैसे कि आपने देखा होगा आर्मी या एयरफोर्स वगैरह में होता है अलग से, कि अलग अलग इंडिया के किसी रीजन से आ रहे होते हो तो आपको वहाँ पे हाइट रिक्वायरमेंट्स अलग हो जाती हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट DGCA ने कोई हाइट की रिक्वायरमेंट सेट ही नहीं की हुई है कि कितनी हाइट होनी चाहिए आपको पायलट ट्रेनिंग के लिए। बट मैं आपको जनरली बता दूं कि कितनी हाइट रिक्वायरमेंट होती है। DGCA सिर्फ बोलते हैं कि जब आप पायलट सीट पे बैठे हो, आपके हाथ सारे स्विचेस पे पहुंचने चाहिए और आपके पैर जो है नीचे ब्रेक्स और पेडल्स पे प्रॉपरली पहुंच जाने चाहिए। एनीबडी हु इज, जो मैंने एयरलाइन में पायलट्स देखे हैं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, या डॉक्टर्स भी जिनका मेडिकल क्लियर कर पाए हैं, जो भी 152.5 सेंटीमीटर से ऊपर के लोग हैं, या ये भी, उनको हाइट की इशू नहीं आता है जनरली। बट एनीबडी हु इज लेस देन 152.5 सेंटीमीटर, उनको कॉकपिट चेक रिकमेंड होता है कि बेसिकली आप कॉकपिट में बैठ के देखो आपके हाथ और पैर पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। एयरलाइंस जनरली आपको फिर प्रेफरेंस नहीं देंगी, क्योंकि सारी प्राइवेट एयरलाइंस हैं, तो उनको दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि आपने मेरे को हायर क्यों नहीं किया। वो तो बोल देंगे भाई हम नहीं। और एयरलाइन जब भी वैकेंसीज निकालती हैं तब भी वो उसमें हाइट रिक्वायरमेंट जनरली नहीं देती हैं, कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपका सब कुछ नॉलेज अच्छी है, ठीक है 152 पे भी कंसिडर कर लेंगे, 153 पे भी कंसिडर कर लेंगे, बट आपकी हाइट इसी रेंज में है और यू आर ऑन द वीकर साइड, तो हाँ एक शायद आपको ले नेगेटिव साइड हो जाती है। बट एनीबडी अबव दिस हाइट ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती नहीं है। बट हाँ कैडेट्स के लिए कभी कभार या किसी किसी एयरलाइन में वैकेंसी आती है तो उसमें वो मैंने देखा है 155 सेंटीमीटर भी रिक्वायर मान ले लेते हैं, 155 to 157 सेंटीमीटर, बट 152.5 से ऊपर कोई प्रॉब्लम है नहीं। इफ़ यू आर कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट एक्सेप्टेबल। कलर ब्लाइंडनेस है अगर आपको, तो आप पायलट ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। और इनफैक्ट कई बार लोगों को पता भी नहीं होता थ्रू आउट देयर लाइफ वेदर दे आर कलर ब्लाइंड और नो। कलर ब्लाइंड ऐसा नहीं है कि आपको, जो कलर ब्लाइंड लोग होते हैं उनको दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है, नहीं ऐसा नहीं होता है। बेसिकली जब मिक्सचर ऑफ कलर्स आ जाते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है उनको। उसके लिए टेस्ट्स आप खुद भी कर सकते हो। आप गूगल पे डालोगे कलर ब्लाइंड टेस्ट, तो कई वेबसाइट हैं उसमें वो नंबर्स देंगे आपको पढ़ने के लिए जो कलर में मिक्सड होंगे। अगर आप वो पढ़ पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्सो पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि इसलिए मैं बोलता हूँ ज़्यादातर वेबिनार में बता देता हूँ कि हमारे साथ ऐसा एक इंसिडेंस हुआ था। एक पेरेंट आए थे, उनका बच्चा बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था पायलट ट्रेनिंग के लिए और उनका कलर ब्लाइंडनेस आया। तो फादर बहुत गुस्सा हो रहे थे कि ये बहुत सारी इंस्टाग्राम रील्स देखता है, पूरे दिन इंस्टाग्राम पे रहता है, इसलिए कलर ब्लाइंड हो गया है। तो कलर ब्लाइंडनेस बाय बर्थ होती है, ये इंस्टाग्राम या टीवी देखने से। वैसे तो मैं नहीं कहूँगा कि आप पूरे दिन इंस्टाग्राम देखो, बट जो भी टाइम आप, बेसिकली कलर ब्लाइंडनेस से इसका कोई रिलेशन नहीं है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बट कलर ब्लाइंडनेस एक्सेप्टेबल नहीं है। इफ यू गॉट अ सर्जरी डन, तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइप ऑफ सर्जरीज दैट आर डन ऑन ह्यूमन बॉडी। तो आई विल नॉट बी एबल टू टेल कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्जरी एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। उसके लिए व्हाट आई वुड रेकमेंड, आपको जो डॉक्टर्स की लिस्ट दी जाएगी उसमें डॉक्टर्स के कॉन्टैक्ट नंबर भी होंगे। तो इवन इफ यू आर सिटिंग इन बैंगलोर, यू कैन कॉल अ डॉक्टर इन दिल्ली। 3-4 अलग अलग डॉक्टर्स को कॉल करो एंड टेल देम कि ये मेरी सर्जरी मैंने कराई हुई है। दे विल टेल यू वेदर दिस टाइप ऑफ सर्जरी इज एक्सेप्टेबल और नो। तो जिस चीज़ के ज़्यादा जो प्रोफेशनल है वो ज़्यादा अच्छे से आपको आंसर कर पाएंगे इस चीज़ के बारे में। इफ़ यू हैव नॉक नीज, नॉक नीज क्या होता है, जब somebody is स्टैंडिंग तो आपके दोनों नीज टच हो रहे होते हैं आपस में। वो जनरली आर्मी में, एयरफोर्स में इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज उनकी रनिंग का और काफ़ी फिजिकल जॉब भी होता है। बट पायलट्स का, कमर्शियल पायलट्स का मोस्टली आपका मेंटल जॉब ज़्यादा है, तो ये एक्सेप्टेबल है यहाँ पे। नॉक नीज कोई प्रॉब्लम नहीं है।
sorry, knock knees is not a problem. If you have a flat foot, that is also not an issue in this. Now this is the most important question कि if you spend so much money into this field, and मैंने आपको बताया कि आपको हर साल मेडिकल करना है, कि let's say after working for 5 years आपका मेडिकल फेल हो जाता है किसी वजह से, तो क्या होगा आपका? So दो टाइप के मेडिकल अनफिटनेस होते हैं. फर्स्ट इज आपका टेम्पररीली मेडिकल अनफिट. टेम्पररी मेडिकल अनफिट क्या होता है कि आपके ब्लड में कुछ लेवल्स ऊपर नीचे हो गए किसी वजह से, आप पोल्यूशन वाली जगह में हो या एलर्जी है, कुछ भी. सो डॉक्टर विल डिक्लेयर यू टेम्पररी अनफिट एंड ही गिव यू मेडिसिन एंड 2 वीक का 3 वीक का टाइम देंगे कि आप वापस से आओ. तो आप फिर से जाते हो, ठीक हो जाता है सब कुछ, देन ही विल गिव यू मेडिकल फिटनेस. परमानेंट मेडिकल अनफिटनेस तब मिलती है आपको कि आप लेट्स से यू मेट एन एक्सीडेंट, टचवुड ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ, बट कोई एक्सीडेंट हो जाए जिसमें यू लूज अ हैंड या कोई वैसी लाइफ थ्रेटनिंग आपको बीमारी हो जाए, कैंसर या ट्यूमर है, कुछ भी ऐसा कुछ, उस केस में आप परमानेंटली मेडिकल अनफिट हो जाते हो. परमानेंट मेडिकल अनफिट हो गए तो यू कैन नॉट फ्लाई फॉर द एयरलाइंस. ग्राउंड जॉब्स कर सकते हो, एयरलाइन की मर्जी आपको क्या जॉब देना चाहते हैं, बट आप फ्लाइंग नहीं कर सकते. बट यू आर सिक्योर्ड एज इन इंश्योरेंस के थ्रू. So there is a special type of insurance for pilots by the airlines that if you lose your medical, ये normal insurance की तरह नहीं होता कि where you have to fight for your insurance कि ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, इस वजह से नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता. एयरलाइन की तरफ से क्लियर है कि अगर आपका परमानेंट मेडिकल अनफिटनेस डॉक्टर ने दिया है तो उसके बेसिस पे यू आर कवर्ड एनीवेयर बिटवीन 3 to 5 करोड़ का अमाउंट बाय द एयरलाइन एंड इंश्योरेंस कंपनी, कि आपको 3 से 5 करोड़ का अमाउंट मिल जाएगा. हाउएवर आई नो कि कोई भी अमाउंट ऑफ मनी कैन नॉट फुलफिल जो आपको डिजीज या जिस वजह से आप परमानेंट अनफिट हुए हो, बट ऑब्वियसली इतना अमाउंट स्पेंड कर रहे हो तो यू हैव समथिंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ और टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सो दैट इज हाउ यू आर कवर्ड. ओके, दीज आर द टेस्ट्स दैट यू विल गो थ्रू इन योर मेडिकल्स. ये टेस्ट की आपको फोटो लेनी है, आप फोटो ले सकते हो, अदरवाइज आप डॉक्टर के पास जब जाओगे तो डॉक्टर ही आपको बता देंगे कि ये टेस्ट करूंगा मैं, और वो करवा देंगे आपसे सारे के सारे टेस्ट कि यूरिन, सीबीसी, आई टेस्ट, ऑडियोमेट्री, ब्लड प्रेशर, बीएमआई, लिपिड प्रोफाइल, ईएनटी चेक, ये बेसिक टेस्ट होते हैं आपके. ओके, सो नाउ दैट वी हैव फिगर्ड आउट एज वाइज वी आर गुड. ये मैं लाइट ऑन कर देता हूँ इसमें. So we have figured out that age wise we are good, qualification wise we are good, medically we are fit now. Now we can start our aviation journey. So इस stage पे aviation is divided into, your pilot training is divided into 2 parts. First is the written examination parts which the DGCA will conduct. The second is the flight training part जो आप flight school में जाके flight training करोगे आप. दरअसल मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एंड में ना आप फिर से जो भी चीज़ें पूछनी है आप पूछ सकते हो. जब क्वेश्चन आंसर राउंड आएगा ना, वी लेट मी एक्सप्लेन एवरीथिंग एंड देन वी विल टॉक अबाउट द डाउट्स एट द एंड. ठीक है, सो एक सेकेंड. तो 2 पार्ट में डिवाइड होगी, रिटन एग्जामिनेशन एंड प्रैक्टिकल फ्लाइट ट्रेनिंग. तो पहले रिटन एग्जामिनेशन पार्ट की बात करते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन जो है वो डीजीसीए कंडक्ट कराता है. किन किन सब्जेक्ट का होगा वो भी बात करेंगे. तो वो अब आपका मेडिकल क्लियर हो गया तो नाउ यू कैन स्टार्ट स्टडिंग फॉर दीज रिटन एग्जामिनेशन. इनकी आप ग्राउंड क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो, पढ़ाई शुरू कर सकते हो. आपको अपने 12th के रिजल्ट का वेट नहीं करना होता इसके लिए, पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए, बट एग्जाम देने से पहले आपकी 12th का रिजल्ट या मार्कशीट आ जानी चाहिए. सो उस एग्जाम में बैठने के लिए एक नंबर होता है, कंप्यूटर नंबर. इसको रोल नंबर नहीं कहेंगे, कंप्यूटर नंबर होता है, डीजीसीए की तरफ से मिलता है. कंप्यूटर नंबर क्या है, बेसिक आपको बता देता हूं मैं. कंप्यूटर नंबर जैसे कि हर इंडियन को एक आधार नंबर मिला हुआ है ना गवर्नमेंट की तरफ से, सिमिलरली हर पायलट को डीजीसीए एक कंप्यूटर नंबर इशू करता है कि यू विल बी आइडेंटिफाइड बाय दिस नंबर ऑल योर लाइफ. जो मेरे को कंप्यूटर नंबर मिला था 15 साल 18 साल पहले, आज भी वही कंप्यूटर नंबर मेरा है. तो आपके नाम से एक फाइल जनरेट हो जाएगी, तो वो आपका फाइल का नंबर हो गया एक तरह से. तो आपको फ्यूचर में जो भी प्रमोशंस मिलेंगे, आप कोई भी मेडिकल कराते हो, कुछ भी करोगे, आपकी फाइल में उस नंबर से आप यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड. ये कंप्यूटर नंबर मिलेगा कैसे? वी विल अप्लाई फॉर दिस कंप्यूटर नंबर. दिस इज कंप्लीटली फ्री, डीजीसीए डज नॉट चार्ज फॉर इट. इसमें सिर्फ आपसे बेसिक डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, वो आपका एड्रेस प्रूफ, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, आधार कार्ड, 10th एंड 12th का पासिंग सर्टिफिकेट,
सो ये बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसके बेसिस पे DGCA इज गोइंग टू इशू यू अ कंप्यूटर नंबर। ये कंप्यूटर नंबर मिलने के बाद ही आप एग्जाम लिख सकते हो, पढ़ाई पहले ही शुरू कर सकते हो, बट एग्जाम लिखने से पहले कंप्यूटर नंबर आ जाना चाहिए। तो जैसे अभी अप्रैल और मई में जो स्टूडेंट्स पढ़ने आए हैं अभी 12th के बाद, ये ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, अब इनका रिजल्ट आ गए हैं, तब हम वी विल फाइल फॉर देयर कंप्यूटर नंबर, और अभी ये जून और जुलाई में एग्जाम्स लिखना शुरू करेंगे। ओके अब ग्राउंड क्लासेस में पढ़ाई का आप क्या करनी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स की करनी होती है, तो आपको 5 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी होती है। मेन वैसे तो 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, बट वो छठा सब्जेक्ट इज़ लाइक जैसे स्कूल में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है आपका विच लाइक फिजिकल एजुकेशन या म्यूज़िक का सब्जेक्ट हो गया। आई शुड नॉट कंपेयर इट टू दैट, बट बेसिकली इट्स अ वेरी ईजी सब्जेक्ट, उसकी कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है। मेन आपके जो सब्जेक्ट्स हैं ये हैं, ये 5 सब्जेक्ट्स की आपको पढ़ाई करनी होती है। फर्स्ट इज मेट्रोलॉजी, देन एयर रेगुलेशन, नेविगेशन, रेडियो टेलीफोनी एंड टेक्निकल। ये सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल में भी बात करता हूँ मैं कि कौन सा सब्जेक्ट कब करना होता है, क्या है। सो फर्स्ट सब्जेक्ट इज मेट्रोलॉजी। तो आप मेट के बारे में पढ़ते हो इसमें। मेट इज़ बेसिकली वेदर के बारे में पढ़ाई होती है सारी की सारी इसमें, कि वेदर कहाँ से कैसा मूव होता है, और इंडिया में अब जैसे मानसून आने वाला है तो पायलट्स को किस चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी आपने देखा होगा एक इंडिगो का एयरक्राफ्ट न्यूज़ में भी आया हर जगह दैट इट एंटर्ड द स्टॉर्म। तो वो सब चीज़ों के बारे में पायलट्स को पढ़ाया जाता है इसमें। इसमें इंस्ट्रक्टर, वेर आई एम द इंस्ट्रक्टर, आई टीच मेट्रोलॉजी हेयर। ड्यूरेशन जनरली इसमें 2 महीने का टाइम लगता है आपको पढ़ाई करने में इसकी। एग्जाम 50 क्वेश्चन का एक एग्जाम आता है आपको DGCA में, एंड देन यू नीड 70% पासिंग इन दिस। these are our ex ऑल इंडिया टॉपर्स, कि ऑल ओवर इंडिया में सम स्टूडेंट्स टॉप फ्रॉम आवर अकेडमी। बिहार से आए थे स्टूडेंट्स, केरला से थे कुछ, हरियाणा से भी थे। This is Joel from Kerala. The other subject is air regulation. Air regulation is taught by Captain Unnati from Indigo Airlines and Captain Urvi from Akasa Airlines. एयर रेगुलेशन में क्या पढ़ते हो आप? बेसिकली जैसे गाड़ी चलाते टाइम लॉज होते हैं इतने सारे, हर चीज़ के लॉज है। सिमिलरली फ्लाइंग के उसमें भी काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं दैट अ पायलट शुड नो, कि एक एयरक्राफ्ट से दूसरे एयरक्राफ्ट के बीच में स्पेसिंग कितनी है, राइट ऑफ वे किसका है, काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ते हो। लाइट्स, रनवे लाइट, सब कुछ इसमें पढ़ाया जाता है रेगुलेशन में। सिमिलरली इसका भी 50 क्वेश्चन का एक एग्जाम होता है, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन एग्जाम है ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। आपको 3 ऑप्शन होते हैं एंड यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट वन। इसमें वी हैड अगेन टॉपर्स फ्रॉम पंजाब, केरला, मिसब एंड साक्षी फ्रॉम राजस्थान। शी स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स ऑल ओवर इंडिया इन दीज एग्जाम्स। Air navigation is considered one of the difficult subject. However, I would not say it is the difficult subject. It is basically vast subject. तो इसकी पढ़ाई में आपको मिनिमम 3 से 4 महीने का टाइम जाता है। 3 महीने तो लगते ही लगते हैं इसकी कोर्स कंप्लीट करने में। बाकी दोनों जो मैंने आपको बताए थे वो 1.5 to 2 months में फिनिश हो जाते हैं। और ये साथ के साथ चल रहे होते हैं सब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं है कि पहले 2 महीने वो, फिर 2 महीने, फिर 3 महीने, ऐसा नहीं है। साइमल्टेनियसली आप मेट, रेग्स, नैव ये पढ़ रहे होते हो। इसमें एयर नेविगेशन, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बेसिकली। नाउ यू वुड सी वी हैव आवर ओन पब्लिश्ड बुक्स आल्सो which are made by us. So general navigation is taught by me, radio navigation and aircraft instruments. So in this what you learn is navigation में you learn how to go from point A to point B. पायलट्स कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग क्या होती है, रेडियो बीम्स कौन सी फॉलो करते हैं। मेरे को कई बार कजन्स पूछते थे कि यार रोड पे तो मार्क्स लगे होते हैं, लेफ्ट में ये है, राइट में ये है, हवा में आपको पता कैसे चलता है पूरा आसमान एक है। तो वो सब चीज़ें आप इसमें सीखते हो। ये बाकी के दोनों सब्जेक्ट दे आर टॉट बाय कैप्टन गौतम फ्रॉम इंडिगो एयरलाइंस, सो ही टीचेस हियर। सो दीज आर ऑल इंडिया टॉपर्स. वन ऑफ देम वाज फ्रॉम झारखंड, मध्य प्रदेश, एंड वन वाज फ्रॉम पंजाब. This, I mean, these students are from last year only. The other subject is टेक्निकल जनरल. तो बाकी के जो 3 सब्जेक्ट अभी तक मैंने आपको बताए थे, एयर रेगुलेशन, मेट्रोलॉजी और नेविगेशन, ये एग्जाम्स तो आपको देने ही देने हैं इंडिया में. बट अब DGCA ने आपके लिए एक एग्जेम्पशन दिया है कि अगर वो जो सेकंड पार्ट है आपका प्रैक्टिकल फ्लाइट ट्रेनिंग का, वो अगर आप इंडिया में नहीं करते हो, कहीं किसी और कंट्री में करना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो.
और वापस इंडिया आओगे बाद में। तो आप जब किसी और कंट्री में करते हो तो डीजीसीए बोलता है कि ये जो इंजन्स, ये जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें यू स्टडी अबाउट हाउ द एयरप्लेन फ्लाइज, इंजन्स कैसे काम करते हैं वो सब। तो डीजीसीए बोलता है आप ये एग्ज़ाम उस कंट्री में भी दे सकते हो, तो आप उस कंट्री में दोगे जैसे ये एग्ज़ाम, तो आपको इंडिया में देने की ज़रूरत नहीं है फिर। हाउएवर 95% से ज़्यादा बच्चे ये एग्ज़ाम भी इंडिया में दे देते हैं या फिर इंडिया में पढ़ लेते हैं एटलीस्ट, अगर उनको फ्लाइंग भी बाहर करनी है तो वहाँ पे तो एग्ज़ाम देना ही है। तो शॉर्टकट नहीं है एविएशन में, क्योंकि आपको इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लेन फ्लाई कैसे करता है, पार्ट्स क्या होते हैं, इंजन्स कैसे काम करते हैं। और एयरलाइन का जब आप ज्वाइन करते हो तो इंटरव्यू और रिटन एग्जाम जो होता है वो इसी पे फोकस्ड होता है सबसे ज़्यादा, इस सब्जेक्ट पे। तो इसीलिए सारे बच्चे ये सब्जेक्ट भी पढ़ते ही हैं और एग्जाम भी देते हैं, क्योंकि आपको इंडिया में भी फ्लाइंग करनी पड़ सकती है, क्या पता आप इंडिया से ही ट्रेनिंग करना चाह रहे हो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो अगर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो इंडिया में ही करने का प्लान कर रहे हो तो ये सब्जेक्ट का भी एग्जाम आपको देना ही देना है। ओके, सो दीज आर, दिस एग्जाम इज, द इंस्ट्रक्टर इज कैप्टन मनसिमरन, ही इज फ्रॉम एयर इंडिया, and you get 100 questions in this exam, and these are all India toppers. I think this was in December, he was in somewhere around, कौन सा महीने का लिखा हुआ है, 4th session, so I think somewhere around November December only. So they topped all India. One was from Rajasthan, the other one was from Goa, I believe. So all of them are flying now, they are doing their practical flight training part. Okay, and the last subject was RTR. As I mentioned, 5 subjects: meteorology, general navigation, regulation, technical, and RTR is the last subject, in which you study about how to speak to, how to talk to ATC controller. ATC controller के साथ communications क्या होंगी, तो वो भी कैप्टन उन्नति फ्रॉम इंडिगो एंड कैप्टन साक्षी फ्रॉम अकाशा एयरलाइंस, ये आपको प्रिपरेशन कराते हैं इस चीज़ की। तो ये आपके 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं जिनका आपको एग्जाम देना होता है। वो 5वां एग्ज़ाम भी आपको इंडिया में देना ही देना है। अगर आप इंडिया से फ्लाइंग कर रहे हो तो भी देना है, यूएस से फ्लाइंग कर रहे हो तो भी देना है। साउथ अफ्रीका से फ्लाइंग करते हैं जो स्टूडेंट्स, उनको 1 साल का एग्जाम्शन मिल जाता है, 1 साल बाद देना है। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स पहले ही दे देते हैं कि बाद में टेंशन क्यों रखनी है, अभी से सब कुछ खत्म करके चलो। तो 5 सब्जेक्ट मेन है आपके जो आप पढ़ाई करते हो। ओके, नाउ दीज एग्जाम्स हैपन एवरी मंथ, पूरे साल में हर मंथ ये एग्जाम्स होंगे आपके, और यू कैन गिव मल्टीपल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ऐसा नहीं है कि एक बार एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आप दोबारा नहीं दे सकते, आप जितने भी टाइम चाहो एग्जाम्स दे सकते हो। 70% इज द पासिंग मार्क्स। क्वालिफाइंग एग्जाम है, किसी को 70 आए चाहे किसी को 90 आए, यू गेट द सेम पायलट लाइसेंस। तो ऐसा भी उसमें कोई नहीं है, बट हाँ 90 आते हैं तो ऑब्वियसली पेरेंट्स आर ऑल्सो हैप्पी, इंस्ट्रक्टर्स आर ऑल्सो हैप्पी, एंड यू गेट क्वालिफाइड फॉर स्कॉलरशिप्स ऑल्सो। लाइक अलग अलग जगहों की अलग अलग स्कॉलरशिप्स होती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कॉलरशिप नहीं होती, बट जस्ट टू कीप द स्टूडेंट्स मोटिवेटेड, लाइक दिस ईयर वी केम अप विद स्कॉलरशिप ऑफ अप टू 11 lakhs। तो जो भी स्टूडेंट्स आपने देखे थे पिछली बार लिस्ट में कि जिन्होंने टॉप किया था, तो जैसे अकेडमी में अगर 100 स्टूडेंट हैं तो उनके बैच में जो टॉप 5 स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी गिव आउट अप टू 11 lakhs की स्कॉलरशिप मिलती है, सबको इंक्लूसिव। बट ये अमाउंट आपका फ्लाइट ट्रेनिंग कॉस्ट तो बहुत महंगी होती है, वो कवर नहीं कर पाता, बट आपस में कॉम्पिटिशन बना रहता है उससे थोड़ा सा। ओके, कितने डिफिकल्ट है ये एग्जाम क्लियर करना? रॉकेट साइंस इतना ज़्यादा नहीं है, इफ़ यू आर अटेंटिव इन क्लासेस। आप एक तरह से मेहनत करके आप 3 से 6 महीने देते हो तो ये एग्ज़ाम यहाँ पे 90% ऑफ द स्टूडेंट्स दे क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। कोई स्टूडेंट है जिसको 1, 2 या कोई ऑड स्टूडेंट आ गया जिसको 3 अटेम्प्ट लग जाते हैं, अदरवाइज एक ही अटेम्प्ट में ये एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं। हाउएवर व्हेन यू get enrolled for a particular, let's say you get enrolled for these 5 subjects, your enrollment is till you clear these exams. ऐसा नहीं होता कि you keep paying for the fees again and again। जो भी अकेडमी आपको चार्जेस करती हैं वो till the time you clear the exams तब तक के होते हैं। ओके, नाउ टाइम कितना लगता है ये सब में? सो ऐसा नहीं है कि मेडिकल में 1-2 महीने लग गए, कंप्यूटर नंबर में फिर 1-2 महीने लगा, ग्राउंड क्लासेस में जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट बताया 2-2 महीने, और या फिर किसी का आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड था तो उनको NIOS करना पड़ा। ये पूरे प्रोसेस में एवरीथिंग इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली। तो सारे के सारे प्रोसेस में आपको 4 से 6 महीने का टाइम लगेगा, मिनिमम 4 महीने और मैक्स टू मैक्स आपको 6 महीने, या ऑड केसेस में 7 महीने तक लग जाते हैं। अदरवाइज एवरेज स्टूडेंट के लिए अगर अब मैं कहूँ कि 200 बच्चे आ रहे हैं अगर एक टाइम पे, तो उसमें से 150 के आसपास तो 5 महीने में ख़त्म कर लेंगे।
10-15 होंगे जिनको 7 महीने तक का टाइम लग सकता है, अदरवाइज 4 से 6 महीने इज एन एवरेज टाइम वेयर यू फिनिश ऑल दीज एग्जाम्स. ओके, सो नाउ अभी तक तो आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे इतने टाइम से, स्कूल में भी पढ़ाई करे जा रहे हो, आपको पायलट ट्रेनिंग करनी थी प्लेन चलाने के लिए. तो हाउ नाउ कम्स दी आपका फन पार्ट कि टिल नाउ व्हाट यू डिड वाज आपने क्वालिफिकेशन चेक कर ली, आपने मेडिकल्स करा लिया, आपने अपने रिटन एग्जाम्स की पढ़ाई की और रिटन एग्जाम्स क्लियर कर लिए. वंस द रिटन एग्जाम्स आर अबाउट टू गेट क्लियर और क्लियर्ड, यू चूज़ कि आपको फ्लाइट ट्रेनिंग करनी है. फ्लाइट ट्रेनिंग जो होती है, दिस इज़ अ मिनिमम 200 आवर्स का कोर्स. दिस इज़ समथिंग यूनिक अबाउट दिस कोर्स कि जनरली क्या होता है, बीटेक आपने एनरोल किया तो जो अच्छा स्टूडेंट है वो उसको भी 4 साल ही लगेंगे, जो थोड़ा वीक स्टूडेंट है उसको भी 4 साल में ही कोर्स होगा. सो दैट इज़ वाई बट इन दिस एविएशन इट इज़ 200 आवर्स की ट्रेनिंग. फॉर एग्जाम्पल आज मैंने 5 आवर्स की ट्रेनिंग कर ली तो आई एम लेफ्ट विद 195 आवर्स. बट मेरा कोई कलीग है उनकी सिर्फ 1 आवर की ट्रेनिंग हुई तो ही इज़ लेफ्ट विद 199 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग. तो इस तरीके से आपकी 200 आवर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, जिसमें एवरेज टाइम जो अच्छे स्कूल्स हैं उसमें 1 साल का टाइम लगता है कम से कम. कभी कभी 10 महीने में भी हो जाता है, 8 महीने में भी हो जाता है, बट यू हैव टू बी एक्सेप्शनल. कई बार फ्लाइट स्कूल्स बोलते हैं कि हम 7 महीने में करा देंगे फ़्लाइट ट्रेनिंग, बट दैट इज़ 1000 में से किसी एक बच्चे की हो गई होती है तो वो उसको प्रमोशनल चीज़ यूज़ करके बोलते हैं कि 7 महीने में. अदरवाइज़ 6 महीने में तो कोई अच्छे से गाड़ी चलाना सीख पाता है. प्लेन चलाने सीखने के लिए आपको कम से कम मिनिमम 1 साल का टाइम लगता है. एवरेज टाइम इज़ 1 ईयर. किसी भी कंट्री से आप फ्लाइट ट्रेनिंग कर लो. वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट कंट्रीज़ जहाँ जहाँ पे फ्लाइट ट्रेनिंग होती है. ओके, सो आई हैव डिवाइडेड इट फॉर यू फॉर 3 डिफरेंट कंट्रीज़ कि 3 कंट्रीज़ में फ़्लाइट ट्रेनिंग होगी. हाउएवर ये जो फ्लाइट ट्रेनिंग का पार्ट है आप किसी भी और भी कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी कर रहे हैं लोग, न्यूजीलैंड से भी कर रहे हैं, बट जो मेजॉरिटी बच्चे जो हैं 80% से ऊपर स्टूडेंट्स दे चूज़ दीज 3 कंट्रीज़ ओनली एंड फॉर स्पेसिफिक रीजंस. मैं आपको बता भी दूंगा रीजंस क्या हैं. तो 80% से ज़्यादा बच्चे यही 3 कंट्रीज़ चूज़ करते हैं एंड इनफैक्ट हमारे स्टूडेंट्स भी यही 3 कंट्रीज़ में फ्लाई कर रहे हैं. आई थिंक क्लोज टू 40-50 स्टूडेंट्स अभी इंडिया में फ़्लाइट ट्रेनिंग कर रहे हैं एट करंट. साउथ अफ्रीका में भी अभी इसी महीने 15 स्टूडेंट का बैच जा रहा है और अमेरिका में भी फ़्लाइट ट्रेनिंग हो रही है. बट व्हेन वी डिस्कस दिस वी विल डिस्कस द डिफरेंसेस ऑफ दीज 3 प्लेसेस कि कहाँ पे फ़्लाइट ट्रेनिंग करनी चाहिए. सो डिफरेंसेस से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि व्हेन द एयरलाइंस हायर अ पायलट दे डू नॉट केयर वेयर यू हैव डन फ्लाइट ट्रेनिंग फ्रॉम. आपने कहीं से भी फ्लाइट ट्रेनिंग की हो उनको नहीं फ़र्क पड़ता उस चीज़ से. सो बेसिकली यू विल नॉट गेट एनी जॉब प्रायोरिटी कि आपने किसी ने अमेरिका से किया तो उसको पहले एयरलाइन हायर कर लेगी. नहीं, ऐसा नहीं होता है. बेसिकली ऑल ऑफ यू विल गेट द सेम पायलट लाइसेंस. यू विल अप्लाई विद द एयरलाइंस. एयरलाइंस विल कंडक्ट अ रिटन एग्जामिनेशन एंड एन इंटरव्यू. तो जो भी वो रिटन एग्जाम क्लियर करेगा और इंटरव्यू क्लियर करेगा उसी का सिलेक्शन होगा. कि अभी 3 महीने पहले 70 स्टूडेंट्स का बैच हमारा सिलेक्ट रिटन एग्जाम में बैठा था. 57 स्टूडेंट्स उसमें सिलेक्ट हुए थे. तो उन 70 के 70 स्टूडेंट्स जो एग्जाम में बैठे थे हमारे, सब ने कहीं ना कहीं से किसी ने किसी कंट्री से, किसी ने किसी कंट्री से, किसी ने किसी कंट्री से फ्लाइंग की थी. तो जिसने भी रिटन एग्जाम में मेरिट में ऊपर आया, जिसका भी इंटरव्यू क्लियर हुआ, वो सिलेक्ट हो गए. तो इट डज नॉट मैटर. लाइक मैंने कनाडा से फ्लाइंग की है, मेरी छोटी सिस्टर ने इंडिया से की है और मेरा ब्रदर इन लॉ है, ही इज़ ऑल्सो अ पायलट. सो उन्होंने अमेरिका से फ्लाइट ट्रेनिंग की है. तो कहीं से भी करो, जॉब में आपकी फ़र्क नहीं पड़ता. अब कॉस्ट की बात करते हैं कि कहाँ पे कितनी कॉस्ट आती है. दीज कॉस्ट्स कीप चेंजिंग. अभी अब इंडिया में जो अच्छे फ्लाइट स्कूल्स की कॉस्ट बता रहा हूँ मैं आपको. जो चीपर फ्लाइट स्कूल्स हैं ऐसे भी हैं जो आपको 45 lakhs में भी फ्लाइंग करा देते हैं, बट उनको टाइम उतना ही ज़्यादा लगता है. कि जितना चीपर आप स्कूल देखते हो वो उतना ही आपको 1 साल में नहीं करा पाएंगे. ऐसे भी स्कूल हैं जो, एक बिहार में एक स्कूल है, वो 5 से 6 साल लगाते हैं फ्लाइट ट्रेनिंग कराने में. बट आई नो 1 पर्सन जो वहाँ से ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो बाय चॉइस कर रहे हैं, क्योंकि वो बोलते हैं मेरे पास फंड्स नहीं है इतने, बट मेरा पैशन है तो मैं अपनी जॉब के साथ साथ 5-6 साल में ख़त्म कर लूँगा एंड देन आई विल ज्वाइन. बट मेजॉरिटी पीपल दे डोंट वांट टू स्पेंड 5-6 years इन दिस, कि जब 1 साल में कहीं हो रहा है तो क्यों नहीं किया जाए. सो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली आपको 12 to 14 months का टाइम लगता है. 12 months का टाइम एवरेज मान लो, अप टू 14 months का टाइम लग सकता है ये फ्लाइट ट्रेनिंग कंप्लीट करने में. कॉस्ट इज 50 to 55 lakhs फॉर फ्लाइट ट्रेनिंग अप्रॉक्सीमेटली. ये कॉस्ट अभी पिछले
6 महीने में ड्रास्टिकली इंक्रीज हुए ऑल ओवर इंडिया। अभी 6 महीने पहले तक ये अच्छे स्कूल के कॉस्ट वाज 45 टू 48 लाख के आसपास, बट ये कॉस्ट जो अच्छे स्कूल का है वो 55 तक तो पहुंच ही गए हैं। कुछ स्कूल्स का कॉस्ट 60 लाख तक भी पहुंच चुका है अभी। सो अमेरिका में कॉस्ट इज ऑलमोस्ट सेम, 10 मंथ्स का टाइम लगता है। कॉस्ट इज सेम, बट यूएस में आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इज मोर। तो आप 1 साल वहाँ पे रहोगे, 1 साल का आपका पर मंथ का रेंट, फूड, ये सब बहुत महंगा है। तो आपका ओवरऑल कॉस्ट जो है वो यूएस में ऑलमोस्ट 7-8 लाख रुपए एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। बट हाँ, यूएस में भाई लाइफस्टाइल अच्छा है, वहाँ पे आप जाके रहते हो, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग 19-20 का फ़र्क है, पर हाँ 20 तो है ही वहाँ पे। तो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग एज इन कि आपको फ्रीडम ज़्यादा है। जैसे इंडिया में आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो दिल्ली के एयर स्पेस में, बॉम्बे के एयर स्पेस में आप कभी भी जाके फ्लाई नहीं कर सकते, छोटे छोटे एयर स्पेसेस में ही फ्लाई करोगे। यूएस में वो सब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी एयर स्पेस में जाके आप फ्लाइंग करो तो यू कम आउट एज अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट पर्सन। ऑल्सो आई फील कि जैसे मैं जब फ्लाइट ट्रेनिंग करने गया था तो माई कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट वेरी गुड। सो व्हेन आई स्टेड इन कनाडा फॉर सो लॉन्ग, सो दैट हेल्प मी। तो एक स्टूडेंट है हमारे पास, वो अभी यूएस गए थे, कि सेड कि भी मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप सिर्फ इस बेसिस पे यूएस को चूज़ करो, आई एम जस्ट सेइंग कि जब आप कुछ भी डिसीजन लेते हो तो आप वो तराजू में तोलते हो कि भाई किस तरफ क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो दिस आई एम सेइंग कि हाँ, इस चीज़ को भी आप रख सकते हो। जैसे मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि भाई इंटरव्यू में बैठूंगा, इंग्लिश में नहीं बोल पाऊंगा अच्छे से, तो बट हाँ, दैट हेल्प मी। साउथ अफ्रीका ऑन द अदर साइड, यहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स जाते हैं। आई एम एबल टू गिव दिस इनसाइट बिकॉज मैं खुद पर्सनली भी 3 महीने पहले साउथ अफ्रीका गया था। जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं इंस्टा पे, तो साउथ अफ्रीका में जाके मैंने सारे स्कूल्स में विजिट किया, 30 स्कूल्स के आसपास, स्टूडेंट्स से मिला सबसे। यूएस में भी सेम चीज़ की, मैं गया यूएस में, फ्लाइट स्कूल्स में स्टूडेंट्स से मिला, तो जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे, तो यूएस में प्रॉब्लम सबसे बड़ी फेस कर रहे थे वो कि दे वर गिवन अ कोटेशन। जो इंडिया में जो एजेंट्स उनको कोटेशन दे रहे हैं वो दे आर गिविंग क्लोज टू 40 lakhs इंक्लूडिंग अकोमोडेशन। तो क्या है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ कि पेरेंट्स क्या है 40 lakhs का अरेंजमेंट करते हैं। अब भाई मान लो आप बिग शॉट हो, आपके लिए पैसा 20 लाख रुपए कुछ अमाउंट नहीं है, तो ठीक है आप तो मैनेज कर लोगे। बट कई लोग लोन लेते हैं या उस वजह से उस तरीके से बड़ी मुश्किल फंड्स अरेंज करके जाते हैं, और फिर वहाँ जाके पता लगता है कि ये तो उन्होंने एक मिनिमम कॉस्ट बता दिया हमको कि हाँ इतना तो लगना ही लगना है, एंड डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट लगेगा। तो बेसिकली एवरेज स्टूडेंट जिससे भी मैंने बात की है वहाँ पे, जितना भी वो कोटेशन मिलता है यूएस में, उससे वो 10 से 15 लाख रुपए मिनिमम आगे बढ़ जाता है वो। तो इसीलिए व्हेन यू आर गोइंग टू यूएस, आपको कोई भी अगर बता रहा है कि 50 लाख या 55 लाख मान लो, अब तो बढ़ गया थोड़ा सा, 55 लाख से कम का कोई आपको कोटेशन देता है तो दैट इज़ झूठ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। 55 लाख से कम में यूएस में फ्लाइंग हो ही नहीं रही है इस टाइम पे। मैं ऑलमोस्ट 20 से 25 स्कूल्स में गया, स्टूडेंट्स को मिला, इससे कम कोटेशन आपको। इसको इस तरह से देखो कि जैसे मान लो इंडियन गवर्नमेंट मैंडेटरी कर दे कि भाई गाड़ी का लाइसेंस मिलने के लिए आपको मिनिमम 4 घंटे चलानी है, लेकिन 4 घंटे में मैं नहीं सीख पाऊंगा, पता है मुझे भी कि 10 घंटे लग रहे हैं सीखने में, तो वो एक्स्ट्रा पैसे आपसे वो ड्राइविंग स्कूल वाले ले लेंगे और 4 घंटे की कोटेशन देंगे। सिमिलरली यूएस ने वही किया हुआ है कि एक मिनिमम नंबर बता दिया है, उस पर वो कोटेशन जो उनकी गवर्नमेंट ने बताया कि इतना चाहिए, उस पर कोटेशन बना के दे देते हैं। बट उस पर किसी की फ्लाइट ट्रेनिंग यूएस में हज़ारों स्टूडेंट में से एक की भी नहीं हुई होगी आज तक। ऐसा हो जाता है कई बार एक की होगी, पर किसी की भी नहीं होती है जो वो कोटेशन देते हैं उसमें। तो आपको 55 लाख का बजट लेना है यूएस के लिए, फ्लाइंग के लिए। आपका रहने का कॉस्ट अलग है। देन टॉकिंग अबाउट साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इज, वैसे ये ZA इसलिए लिखा हुआ है कि ऐसे होना चाहिए, वहाँ का कोड है, साउथ अफ्रीका का कोड जो होता है वो ZA। सो वहाँ पे भी 12 to 14 मंथ्स आपको लगेंगे मिनिमम, वो भी अच्छे स्कूल में बता रहा हूँ। साउथ अफ्रीका में ऐसे भी स्कूल्स हैं जहाँ मैं गया था, स्पेशली साउथ इंडिया से काफ़ी स्टूडेंट्स आए हुए थे वहाँ पे, दैट दे हैड बीन देयर फॉर मोर देन 2 years एंड दे आई आस्क्ड देम कि आपने स्कूल चेंज क्यों नहीं किया। फिर दे सेड कि हमने एजेंट्स को पैसे दिए हुए इंडिया में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो वो एजेंट लास्ट में रिलीज़ करेगा, तो आई कैन नॉट चेंज माई स्कूल। तो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट और टू एवरीवन कि आप कहीं भी स्कूल में एडमिशन लेते हो फॉरेन में, तो आप इंडिया में किसी को पे मत करो उस चीज़ के लिए। आप फॉरेन का जो फ्लाइट स्कूल है उनके अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट करो, बोलो हम आपको पैसे नहीं करेंगे पे, हम फ्लाइट स्कूल को पे करेंगे। तो फ्लाइट स्कूल के अकाउंट में जब पैसे जाएंगे तो देन वो वहाँ की गवर्नमेंट बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो फिर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेसिकली। इन शॉर्ट दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि
जो एजेंट्स को आप पैसा देते हो वो वहाँ नहीं पहुँचता है। साउथ अफ्रीका इज चीप फॉर फ्लाइट ट्रेनिंग। वहाँ पे आपको 36 to 37 lakhs में फ्लाइट ट्रेनिंग हो रही है इस टाइम पे। रीज़न की भी बात करेंगे कि क्यों है चीप, बट इतने में आपकी फ़्लाइट ट्रेनिंग हो जाती है साउथ अफ्रीका में। तो वहाँ पे लाजमी है कि भाई हर कोई चाहेगा कि साउथ अफ्रीका से ही फ़्लाइट ट्रेनिंग कर लें। तो एक तो ये देखो कि इसको आप इस तरह से मत देखो कि अगर इंडिया में 55 lakhs है और साउथ अफ्रीका में 37 lakhs है, तो आप डिफरेंस देख रहे हो कि ऑलमोस्ट मेरा 17-18 lakhs की सेविंग हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, 17-18 lakhs की सेविंग नहीं होती है। रीज़न एक तो जब आप बाहर से फ्लाइंग करोगे, मान लो यूएस से फ्लाइंग की, तो मेरे को यूएस का लाइसेंस मिलेगा। साउथ अफ्रीका से फ्लाइंग की तो साउथ अफ्रीका का लाइसेंस मिलेगा। तो व्हेन आई कम बैक टू इंडिया, मेरे को ये लाइसेंस कन्वर्ट करवाना पड़ेगा इंडियन लाइसेंस में। इंडियन लाइसेंस में कन्वर्ट करवाने में कोई ज़्यादा हेडेक नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है। 2 हफ्ते की फ्लाइंग होती है, 9 घंटे की फ्लाइंग कराते हैं, बट वो फ्लाइंग कराने में आपको 3 से 4 लाख रुपए का कॉस्ट लगेगा। तो आप साउथ अफ्रीका गए, आपने फ़्लाइट टिकट्स वगैरह ली, वहाँ पे अकोमोडेशंस थोड़ा सा इंडिया से एक्सपेंसिव है, ज़्यादा नहीं, 25,000 पर मंथ में आपको इतना ही इंडिया में भी लग जाता है, ट्रांसपोर्टेशन और रहना भी है। सो ये जो कन्वर्जन आप कराते हो इसमें, और थोड़ा सा वहाँ पे फ्यूल प्राइसेस अगर वेरी हुए तो वो उसको प्राइस को आपको 40 तक पहुँचा देंगे। तो ओवरऑल 43-44, तो आई वुड से कि आप इंडिया और साउथ अफ्रीका में कंपेयर करो तो 8 लाख के आसपास की आपकी सेविंग होती है, नो डाउट। बट ऐसा नहीं है कि 15 लाख रुपए बच जाते हैं, 8 lakhs के आसपास आप बचा लेते हो इफ़ यू डू योर फ्लाइट ट्रेनिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। बट व्हेन यू आर गोइंग देयर, आपका काम भी एक्स्ट्रा बढ़ रहा है यूएस में और साउथ अफ्रीका में, कि आपने इंडिया में डीजीसी के एग्जाम्स दिए, आप सेम सब्जेक्ट्स के वहाँ उस कंट्री में भी एग्जाम्स दोगे। हाउएवर इतनी कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात भी है कि भी एक तरह से आप पढ़ाई से टच में रहोगे हमेशा, क्योंकि आप वापस आके जब आप एयरलाइन का रिटन एग्जाम लिखोगे तो पढ़ाई से अप टू डेट रहोगे। सो दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग ऑल्सो। बट हाँ, आपको वहाँ पे भी रिटन एग्जाम देने हैं, बट डिफिकल्ट नहीं है एग्जाम। सेम सब्जेक्ट्स जो आप इंडिया में पढ़ के गए हो सारे के सारे, इन्हीं का एग्जाम देते हो। अभी भी जो स्टूडेंट जाते हैं, जाते ही 2 महीने के अंदर, आई नो लास्ट बैच गया था, उनके 7-8 एग्जाम क्लियर भी हो गए। वहाँ पे एग्जाम 17 to 18 या 19 एग्जाम्स हैं, बट 18-19 एग्जाम ऐसे नहीं कि अलग अलग। बेसिकली यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल नेविगेशन है, नेविगेशन में हमने 10 टॉपिक पढ़ाए अलग अलग, तो इंडिया में एक ही एग्जाम हो गया, बट उन्हीं टॉपिक्स का उन्होंने 4-5 एग्जाम में डिवाइड कर दिया। तो सेम ही चीज़ है, बट एग्जाम्स थोड़े से ज़्यादा कर दिए, तो डिफिकल्ट कुछ नहीं है ऐसा कि आपने यहाँ के एग्जाम क्लियर किए हैं अगर डीजीसीए के लिए, तो वहाँ के एग्जाम ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, बट जो स्टूडेंट्स एजेंट्स के थ्रू गए हैं, तो उन्होंने उनको यही नहीं बताया कि आप डीजीसीए के एग्जाम्स दे के जाओ, वो डायरेक्ट चले गए हैं। तो बिना डीजीसीए एग्जाम्स क्लियर किए जो गए हैं, उनको वहाँ पे डिफिकल्टी आती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, और व्हेन दे कम बैक तब उनको कन्वर्जन में भी प्रॉब्लम आती है। तो कोई भी स्टूडेंट प्लीज़ डीजीसीए एग्ज़ाम क्लियर किए बिना बाहर की कंट्रीज़ में फ्लाइंग करने मत जाना। इशू इज़, बता ही देता हूँ मैं आपको इतने डिटेल में बता रहा हूँ, तो कि जब मैंने आपको बताया कि आप वापस आओगे लाइसेंस कन्वर्ट करने के लिए, आपको ये 3 लाख रुपए लगेंगे, बिकॉज 9 आवर्स की फ्लाइंग करनी है। बट ये विदिन 6 मंथ्स आपको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना है। बेसिकली ये फ्लाइंग करने के बाद इंडिया आओगे तो 6 महीने के अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट हो जानी चाहिए डीजीसीए में टू गेट योर लाइसेंस। बट अगर आपके 6 मंथ्स में नहीं हुए डॉक्यूमेंटेशन सबमिट, तो आपको 3 lakhs नहीं, फिर आपको 25 आवर्स की फ्लाइंग करनी पड़ेगी, जिसमें आपका कॉस्ट जो है वो 10 से 12 लाख हो जाएगा। तो आपको फिर से वो 10-12 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। और अगर आपने पेपर नहीं दिए हुए डीजीसीए के पहले, तो आपको अब देने पड़ेंगे वो एग्ज़ाम, और अब देने में आपका वो 6 महीने का टाइम निकल जाएगा। तो इसीलिए इट इज़ रिकमेंडेड कि आप किसी भी बाहर कंट्री में जा रहे हो या इंडिया में भी, तो सबसे पहले डीजीसीए एग्जाम्स क्लियर करो, उसके बाद में फ़्लाइट ट्रेनिंग के बारे में सोचो आप। आई होप थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दिया है। ये कुछ पिक्चर्स वगैरह मैंने आपके लिए अटैच कर दी थी कि इंडिया में फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए, बट आई होप आई एम क्लियर कि कहीं से भी करो फ्लाइंग, डज नॉट मैटर। ऑल्सो ये डिसीजन आपको अभी लेना ज़रूरी नहीं है कि आपको फ्लाइंग कहाँ से करनी है। यू नो दैट 4 to 6 मंथ्स आपके डीजीसीए एग्जाम क्लियर करने में जाएंगे। अभी आपने सिर्फ मेरी बात सुनी है। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो यहाँ 100 बच्चों से मिलते हो, तो आप जब उनसे मिलते हो तो उनसे भी पूछते हो भी आपका डिसीजन क्या है, कहाँ फ्लाई करनी चाहिए, तो उनका आइडिया भी आपको लगता है इसने ये क्यों डिसीजन लिया। तो जब 10 लोगों की बात सुनते हो तो देन इट इज़ ईजियर टू मेक अ कॉल कि कहाँ से फ्लाइंग करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स हर जगह से फ्लाइंग करने हैं, बिकॉज वी नो कि इवेंचुअली फ़र्क नहीं पड़ता। तो मनी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, एनी डाउट, नो डाउट यू शुड गो टू अमेरिका। मनी थोड़ा सा सेव करना है,
तो आप साउथ अफ्रीका से कर लो, बट हाँ ये कन्वर्जन वगैरह के हेडेक में पड़ना नहीं है, सीधा अपना इंडिया से फ्लाइंग कर लो, एज सिंपल इज दैट। कॉस्ट वाइज मैंने आपको बता ही दिया है कितना है। यूएस इंडिया सेम है, बट यूएस 7-8 लाख रुपए एक्सपेंसिव हो जाता है बिकॉज ऑफ अकोमोडेशन है वो सब, और वापस कन्वर्जन भी कराना है तो 10 लाख रुपए एक्सपेंसिव पड़ेगा यूएस। तो 10 लाख और इंडिया में और यूएस में 10 लाख का डिफरेंस है, इंडिया और साउथ अफ्रीका में 10 लाख का डिफरेंस है। तो दैट इज़ द डिफरेंस, बट इन द एंड इवेंचुअली यू गेट व्हाट यू पे फॉर। तो जितना ज़्यादा एक तरह से 5 स्टार होटल में रहना है, एक 2 स्टार होटल में रहना है, इवेंचुअली काम वही होना है। तो यू विल गेट द सेम लाइसेंस एट द एंड ऑफ द डे। एयरलाइंस में जॉब के टाइम पे सैलरी भी आपको सबको सेम मिलेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके, दीज आर फ्यू ऑफ आवर स्टूडेंट्स हु आर फ्लाइंग इन इंडिया राइट नाउ। ये लास्ट ईयर आपकी तरह वेबिनार में ही बैठे थे, बट उनके अब एग्जाम्स वगैरह हो गए हैं, अब फ्लाइट ट्रेनिंग कर रहे हैं इस टाइम पे। ये बिहार से हैं, ये गोवा से हैं, सब अलग अलग जगह से हैं। यूएस, दिस इज़ वन ऑफ द फ्लाइट स्कूल्स दैट आई वेंट टू विजिट। इनके 60 एयरप्लेन्स की फ्लीट है, बहुत अच्छा एयरप्लेन वो स्कूल है। दैट इज़ कैप्टन पैरिस। दिस इज़ वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, शी इज़ फ्लाइंग इन यूएस। तो जब आप फ्लाइट ट्रेनिंग करते हो, आपकी छोटे एयरप्लेन पे फ्लाइट ट्रेनिंग होती है। मैंने इसलिए डलवाई थी ये पिक्चर, बिकॉज जब मैं फ्लाइट ट्रेनिंग करने जा रहा था तो इतना आइडिया नहीं था, तब इतना इंस्टा ये यूट्यूब ये सब नहीं थे, तो मेरे को लगा डायरेक्ट ये छोटे एयरप्लेन कभी देखे भी नहीं थे मैंने तो ऐसा लगा कि डायरेक्ट ही शायद वो बड़े वाले जो एयरप्लेन है उस पर फ्लाइट ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फ्लाइट ट्रेनिंग आपकी इन एयरप्लेन्स पे होती है, पहले छोटे एयरप्लेन्स एंड देन इवेंचुअली व्हेन यू वर्क फॉर द एयरलाइन तब बड़े एयरप्लेन्स पे होती है। दिस इज योर अकोमोडेशन इन यूएस। तो ये सब पिक्चर्स इसलिए अटैच कराई हैं, दीज आर आर टाइप्स इन साउथ अफ्रीका, दैट्स कैप्टन माइक। कि बेसिकली व्हेन यू लेट्स से आप बाहर भी जा रहे हो, साउथ अफ्रीका जा रहे हो, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है उसमें। स्टार्टिंग फ्रॉम दी ग्राउंड क्लासेस पार्ट वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। हम ही आपका वीज़ा अप्रूवल या जो भी सब कुछ कराना है सारा प्रोसेस हम ही करते हैं। वहाँ पे आप लैंड करते हो तो देयर विल बी अ कार वेटिंग फॉर यू एट द एयरपोर्ट टू टेक यू होम। आपका अकोमोडेशन अरेंज्ड होगा, डेली अकोमोडेशन से स्कूल जाने का ट्रांसपोर्टेशन विल बी अरेंज्ड बाय अस। वापस इंडिया आओगे, लाइसेंस कन्वर्जन सब हम ही करा के देते हैं आपको। दीज आर अदर टाइप्स इन साउथ अफ्रीका। These are our students who just finished दिसंबर में ख़त्म किया था उन्होंने, तो ये अभी वहाँ पे फ्लाइंग कर रहे हैं सारे के सारे। ओके, सो जनरल क्वेश्चन जो फ्लाइट ट्रेनिंग के बारे में आते हैं कि वेयर इज़ फ्लाइंग बेटर, कि ये कंट्रीज़ में अगर कंपेयर करूँ तो फ्लाइंग ट्रेनिंग कहाँ बेटर है। फ्लाइट ट्रेनिंग सब कंट्रीज़ में अच्छी है, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है। इसको उस तरह से देख लो कि अगर मैंने स्विफ्ट गाड़ी दी आपको कि इस पे गाड़ी चलाना सीख लो, तो स्विफ्ट गाड़ी ही आप इंडिया में सीख रहे हो, स्विफ्ट गाड़ी पे ही आप साउथ अफ्रीका में सीख रहे हो, स्विफ्ट में ही अमेरिका में सीख रहे हो। वो ट्रेनर कैसा है आपका पर्सनल, वो थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क हो जाता है, अदरवाइज सेम ही चीज़ है, सेम ही एयरप्लेन्स हैं। तो इंडिया में भी जिन पे आप ट्रेन करोगे वो इंडियन मेड एयरक्राफ्ट नहीं है, वो फॉरेन मेड एयरक्राफ्ट हैं, यूएस में बने हैं सारे, वो इधर ट्रेनिंग हो रही है, यूरोप में बने होंगे या फिर साउथ अफ्रीका में भी वही यूएस से आए सारे एयरप्लेन। तो सेम ही एयरप्लेन्स पे ट्रेनिंग हो रही है आपकी सबकी। बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी फ्रॉम विच कंट्री, यू गेट द सेम जॉब अपॉर्चुनिटी। अब नाउ इसको आप एक बेनिफिट भी ले सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने साउथ अफ्रीका से किया तो मेरे पास आई विल हैव 2 पायलट लाइसेंसेस। वापस आऊँगा, इंडियन पायलट लाइसेंस भी होगा, साउथ अफ्रीकन पायलट लाइसेंस भी होगा। हाउएवर एयरलाइन में जब मैं जॉब करने जाऊँगा इंडिया में, मैं सिर्फ अपना इंडियन पायलट लाइसेंस के बेसिस पे ही जॉब ले रहा हूँ, तो उसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। बट हाँ, किसी वजह से आई कांट थिंक ऑफ अ रीज़न नाउ कि आपका इंडियन लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है किसी के साथ, बट गॉड फॉरबिड कुछ रीज़न हो गया आपके साथ, तो यू विल ऑलवेज हैव अनदर पायलट लाइसेंस बेस्ड ऑन विच यू कैन वर्क इन एनी अदर कंट्री। तो ये सिर्फ एक पॉजिटिव साइड दिखा रहा हूँ बाहर से फ्लाइट ट्रेनिंग करने की, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। वो सेम लाइसेंस इंडियन पायलट लाइसेंस पे सब जॉब कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि पायलट लाइसेंस सस्पेंड हो जाए। वाई आर प्राइसेस डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज? वेल, इंडिया और अमेरिका में तो प्राइसेस आपके सेम ही हो गए, बट साउथ अफ्रीका में प्राइसेस आर चीपर। रीज़न फॉर दैट इज़, एक तो साउथ अफ्रीका में जब भी साउथ अफ्रीका के जैसे हम लेट्स से अभी मैं अपना एयरप्लेन लेके बॉम्बे में लैंड करूँगा, तो बॉम्बे एयरपोर्ट हमारी एयरलाइन को पार्किंग, लैंडिंग चार्जेस, पार्किंग चार्जेस, फ्यूलिंग चार्जेस, ये सब चार्जेस लगाएगी। तो अगर वो चार्जेस बॉम्बे एयरपोर्ट बढ़ा देता है तो हमारी टिकट का प्राइस भी बढ़ जाता है। तो इसी तरह से ये सब कनेक्टेड होते हैं। सिमिलरली
साउथ अफ्रीका में जो फ्लाइट ट्रेनिंग के जो एयरप्लेन हैं उनके लिए लैंडिंग चार्जेस, उनके जो हैंगर्स हैं, उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो ये सब बहुत चीप है, तो इसलिए उनका ऑपरेशनल कॉस्ट डाउन है, इसलिए ये ओवरऑल कॉस्ट इनका कम है। ऑल्सो वहाँ पे जो टीचर हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ज़्यादा एयरलाइंस नहीं है, तो लोगों को डायरेक्ट, इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री जहाँ पे आपको डायरेक्ट पायलट ट्रेनिंग करने के ख़त्म करने के बाद एयरलाइन में जॉब मिल जाती है। मैंने एज एन इंस्ट्रक्टर जॉब की है कनाडा में, वहाँ पे भी लोग पहले इंस्ट्रक्टर की जॉब करते हैं, फिर चार्टर कंपनीज में जाते हैं, फिर एयरलाइन आपको लेती है एक्सपीरियंस के साथ। तो वी हैव अ वेरी गुड अपर हैंड कि हाँ अभी हमको पायलट्स में डायरेक्ट पायलट जॉब्स मिलती हैं। बट साउथ अफ्रीका में भी ऐसा नहीं होता, आपको इंस्ट्रक्टर बनना पड़ता है, तो इंस्ट्रक्टर्स की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, जबकि इंडिया में इंस्ट्रक्टर सैलरीज आर वेरी गुड। तो इस वजह से भी ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी डाउन रहता है, इसलिए फ्लाइंग थोड़ी सी चीपर है साउथ अफ्रीका में। How much time does conversion flying take? So basically to convert your license, it generally takes 2 weeks to 1 month maximum. Okay, so congratulations, you are a CPL holder now, at least on paper. पेपर पे आप के पास एक लाइसेंस आ गया, तो अभी तक आपने स्टार्टिंग में सारे मेडिकल्स करा लिए, ग्राउंड क्लासेस कर ली, रिटन एग्जाम क्लियर कर लिए, यू वेंट फॉर फ्लाइट ट्रेनिंग फिनिश की। नाउ वी सबमिटेड योर डॉक्यूमेंटेशन टू DGCA कि इनको एक पायलट लाइसेंस इशू कर दो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस नाउ, सो यू एट दिस स्टेज यू विल हैव अ CPL लाइसेंस, कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर हो जाओगे आप। एक PPL भी होता है, प्राइवेट पायलट लाइसेंस। आप प्राइवेट पायलट लाइसेंस के बेसिस में आप एयरलाइन में जॉब नहीं कर सकते। अगर किसी को इच्छा है कि अपना पर्सनल प्लेन खरीद के आप अपने उसके लिए उड़ाना चाहते हो उसको, तो उसके लिए आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस ही चाहिए होता है सर, जो कि बहुत चीप उस पर हो जाता है। बट कमर्शियल पायलट आपको एयरलाइन में जॉब करनी है तो आप CPL पे ही कर सकते हो। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन कि अब आपके पास पायलट लाइसेंस आ गया, सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज? सो नेक्स्ट स्टेज इज नाउ यू विल वेट फॉर द एयरलाइंस टू कम आउट फॉर विद वैकेंसीज। एयरलाइन वैकेंसीज निकालेंगी अब कि दैट ओके, सो एयरलाइंस विल कम आउट विद वैकेंसीज नाउ that kindly apply, we need so many so and so number of pilots, so whoever has a pilot license come and join us. So you will fill in your application and the airlines are going to conduct a written examination. Whoever cracks that written examination will go through an interview process and the airline will select you. अब कितनी वैकेंसीज आती हैं? सो वैकेंसीज देखो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन टाइमिंग। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग एज इन व्हेन आई फिनिश्ड, उस टाइम रिसेशन आया हुआ था, तो 2 साल तक कोई वैकेंसी ही नहीं थी, 3 साल तक ऑलमोस्ट। कोविड में 2 साल तक कोई वैकेंसी नहीं थी, बट लास्ट 4-5 महीने में वैकेंसी नहीं आई है। उससे पहले 1.5 ईयर में 8 बार वैकेंसीज आई अलग अलग एयरलाइंस की। सो कई स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं कि जिनके 2-2 एयरलाइंस के एग्जाम क्रैक हो गए एक साथ, कि दे आर चूजिंग कि कौन सी एयरलाइन। और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको थोड़ा 6-8 महीने का वेट भी करना पड़ता है कभी कभी इसमें, कि वैकेंसी एक आई मान लो आपके पीरियड में और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो नेक्स्ट वैकेंसी का आप वेट करोगे। तो ओवरऑल पीरियड फ्रॉम द टाइम यू स्टार्ट टिल द टाइम यू गेट अ जॉब, मिनिमम आपको 1.5 से 2 साल तो आप मान के चलो, कभी कभी आपको 3 साल का टाइम भी लग सकता है। कि मतलब 3 साल एज इन कि मतलब फिनिश करने के बाद 1 साल तक का टाइम आपको देना पड़ेगा कि आपकी जॉब लग जाए। आप लकी रहे, पढ़ने में अच्छे हो, तो आपकी राइट अवे भी लग सकती है कि विद इन 1.5-2 ईयर जॉब लग जाएगी। कई बार आपको वेट करना पड़ सकता है कि 2-3 वैकेंसी आई, सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ये एग्जाम अब मेरिट बेस्ड हो गया है। मेरिट बेस्ड एज इन कि पहले DGCA के एग्जाम थे वो क्वालिफाइंग थे, 70% मार्क्स चाहिए थे आपको सिर्फ, तो सब पास हो रहे थे जो भी 70 लेके आएगा। बट अब इसमें मान लो एयरलाइन को चाहिए 600 पायलट और आप 1000 लोग बैठे हो, तो जो 400 हैं उनका अगली वैकेंसी में वेट करना पड़ेगा आपको। हाउएवर इतना इसमें ड्रास्टिक वो नहीं होता कि मान लो एयरलाइन 100 वैकेंसी लेके आ रही है और 1 लाख लोग बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं होता इसमें। लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा पायलट लाइसेंस इशू हुए थे 1634, और लास्ट ईयर वैकेंसीज आई थी क्लोज टू 12 to 1300। तो इतना रेशियो मेंटेन रहता है। बट हाँ, इवेंचुअली जैसे मैं आपको बता भी रहा था कि 70 स्टूडेंट्स का बैच था जिसमें 57 सिलेक्ट हुए, तो जो 13-14 बच्चे हैं वो अगली वैकेंसी में बैठेंगे। बट हाँ, 4 महीने से कोई वैकेंसी नहीं आई अब, तो अब जैसे ही 2 महीने बाद आनी है, तो देन दे विल सिट and they have been preparing for it, then they will get selected. So I don't know anyone who has been committed to it और जॉब नहीं लगी है, but हाँ कई बार वेट करना पड़ सकता है थोड़ा सा, तो that you have to keep in mind. इसकी 1 महीने की प्रिपरेशन होती है, that we also prepare you for, but for this you can do self study also. सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो, बिकॉज ये सेम ही सब्जेक्ट का एग्जाम होना है जो आपने DGCA में पढ़ा था, बट स्टूडेंट्स कम फॉर प्रिपरेशन की हमको और रेगुलस प्रिपरेशन और डिटेल में डिस्कशन करना है, तो देयर आर क्लासेस फॉर दिस एज वेल।
Okay, once you get selected with the airline, then you do the type rating. टाइप रेटिंग क्या चीज़ है? अब कि आपने फ्लाइट ट्रेनिंग की थी ये छोटे एयरप्लेन्स पे, ये छोटे एयरप्लेन्स पे ट्रेनिंग होने के बाद ऐसे सिंपल उसमें सोचो तो आपने गाड़ी चलाना सीखा है स्विफ्ट पे, पर आपको जॉब मिली है फॉर एग्जांपल बड़े व्हीकल पे, बस में, तो आपको वो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग चाहिए होगी, आपको वो लाइसेंस पे एंडोर्समेंट चाहिए होगा। सो सिमिलरली आपने छोटा एयरप्लेन उड़ाया है बट आपको एयरलाइंस के लिए बड़ा एयरप्लेन उड़ाना है, तो इसको बोलते हैं हम टाइप रेटिंग। तो इसकी टाइप ट्रेनिंग जो होनी है दैट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 40 डेज का पीरियड, और ये जॉब लगने के बाद ही होगी, ठीक, जॉब लगने के बाद ही करनी चाहिए। तो जॉब लगने के बाद आप टाइप रेटिंग कर लोगे, जिसका कॉस्ट इज अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 15 lakhs, कई बार वो प्रमोशनल वो आ जाते हैं कि हम 13 lakhs में करा रहे हैं, बट एवरेज इज 15 lakhs ओनली, एंड द एयरलाइन कैन चार्ज अप टू 15 to 25 lakhs इन दिस, डिपेंडिंग ऑन एयरलाइन टू एयरलाइन। कोई एयरलाइन 15 lakhs ही चार्ज करती है टाइप रेटिंग के लिए, कोई एयरलाइन 20 कर लेती है, कोई 25 कर लेती है मैक्सिमम। नाउ हु विल पे फॉर दिस कॉस्ट? कि अर्लियर 2005-2006 के टाइम पे बहुत शॉर्टेज थी पायलट्स की, तब एयरलाइंस वर पेइंग फॉर दिस कॉस्ट। लेटर ऑन एयरलाइंस सेड कि वी पायलट्स विल पे फॉर दिस कॉस्ट बट वी विल डिडक्ट इट फ्रॉम योर सैलरी। बट उसके बाद में और शॉर्टेज थोड़ी कम हुई तो एयरलाइंस ने बोला कि पायलट्स विल पे फॉर दिस, आपको फुल अमाउंट पे करना है, बट हाँ जॉब लगने के बाद ही करना है। सिंस देन इंडिया में, सिर्फ इंडिया में, बाकी कंट्रीज में तो एयरलाइन ही पे करती है, बट इंडिया में बिकॉज आपको डायरेक्ट सीपीएल के बाद एयरलाइन जॉब मिलती है, सो एयरलाइंस से कि पायलट्स विल पे फॉर दिस टाइप ट्रेनिंग, तो आपको ये अमाउंट पे करना है। गुड थिंग अबाउट दिस इज कि आपको जॉब लगने के बाद पे करना होता है ये अमाउंट, बैड थिंग इज ऑब्वियसली यू आर पेइंग फॉर इट। सो ये टाइप रेटिंग का कॉस्ट आपको पे करना होता है। सो ओवरऑल बजट की बात की जाए तो कितना हो गया, आपको ये 15 to 25 lakhs ऐड करना पड़ेगा अपने प्रीवियस जो फ्लाइट ट्रेनिंग का एक कॉस्ट था आपका। सो मैंने फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका से की, सब कुछ मिला के फ्लाइट ट्रेनिंग कन्वर्जन लेट्स से 45 lakhs स्पेंड होते हैं मेरे। सो 45 प्लस ऐसी एयरलाइन में लग जाती है जिसमें 15 lakhs चार्ज ले रहे हैं तो आपका 60 में सब कुछ हो जाएगा, किसी में जिसमें 25 ले रहे हैं तो आपका वो 70 lakhs तक ओवरऑल एक्सपेंस आप मान के चलो। बट अगर आपने मान लो इंडिया से फ्लाइट ट्रेनिंग की है, 55 lakhs यहाँ स्पेंड किया है और फिर जॉब लग जाती है ऐसी एयरलाइन में जहाँ 25 ले रहे हैं तो 80 lakhs तक भी जा सकता है आपका ओवरऑल कॉस्ट जो है इसका ट्रेनिंग का। दिस इज अ फ्लाइट सिमुलेटर जिसमें आपका ट्रेनिंग कराते हैं, जो ये टाइप रेटिंग जिसको मैं बता रहा था आपको, ये सिमुलेटर्स में ही होती है, एक्चुअल एयरप्लेन्स में नहीं होती है। सो दिस इज इन साउथ अफ्रीका में हमारा सिमुलेटर टाइप है, बट आप एयरलाइन के थ्रू जाते हो तो एयरलाइन के थ्रू डायरेक्ट हो जाता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर वर्किंग फॉर एन एयरलाइन नाउ। तो अब आप एयरलाइन जॉब लग जाती है आपकी इसके बाद। तो एयरलाइन जॉब लगने के बाद में यू हैव स्पेंड सो मच मनी, सो हाउ मच डू यू अर्न एज अ पायलट? ये तो सिर्फ फनी वे में एक पिक्चर अटैच की है, डोंट गो सीरियसली बाय इट कि आप एक्चुअल में ऐसे नहीं भागोगे पैसे लेके। सो इनिशियली व्हेन यू जॉइन द एयरलाइंस you will be working as a trainee first officer. Trainee first officer होते हैं who are under training with the airline. इसकी सैलरी इज नॉट डिसाइडेड येट। डिसाइडेड एज इन कि हर एयरलाइन की अलग अलग सैलरी है। कोई कोई एयरलाइन इसमें फुल सैलरी देती है आपको पहले दिन से फर्स्ट ऑफिसर की, कोई एयरलाइन कुछ स्टाइपेंड देती है, कोई एयरलाइन बहुत ड्रास्टिक चेंजेस है, कोई 30,000 स्टाइपेंड दे रहा है, कोई 80,000 बता रहा है इसमें। बट यू स्टे एज अ ट्रेनी फर्स्ट ऑफिसर फॉर 3 to 6 months, जिसमें आपकी सैलरी होती है क्लोज टू एवरेज लिख दिया मैंने 40-50,000। एयरलाइंस हैं जो 1 लाख भी दे रही हैं, 1.5 लाख भी दे रही हैं इसमें, बट 40-50,000 मान के चलो। मैं आई ऑलवेज लाइक टू गो विद द वर्स्ट केस सिनेरियोज। सो ट्रेनी फर्स्ट ऑफिसर में आपको 40 to 50,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी फॉर द पीरियड ऑफ 6 months, जितने टाइम भी आप ट्रेनी फर्स्ट ऑफिसर रहते हो। देन यू बिकम अ फर्स्ट ऑफिसर। फर्स्ट ऑफिसर होते हैं, जब भी एयरलाइन में आप देखते हो कि 2 पायलट्स होते हैं, एक राइट सीट में बैठा होता है, एक लेफ्ट सीट में बैठा होता है। सो राइट सीट में जनरली जो पायलट बैठे होंगे वो होंगे फर्स्ट ऑफिसर, लेफ्ट सीट में जो बैठे होंगे वो होंगे कैप्टन। सो फर्स्ट ऑफिसर की सैलरी इज अगेन सारी एयरलाइंस में अलग अलग है, बट एनीवेयर बिटवीन 2 to 3.2 तक भी गई है अब तो। 2 to 3.2 lakhs पर मंथ, ये 1 year लिखा है। दैट मीन्स आप एक 1 year के पीरियड के लिए यू स्टे एज अ फर्स्ट ऑफिसर, बट सैलरी इज 2 to 3.2 lakhs पर मंथ। इसमें ऑब्वियसली टैक्स डिडक्शन होगा जो भी इंडिया का आपका टैक्स रिजीम है। सो दिस इज मंथली सैलरी। देन यू स्टे एज अ फर्स्ट ऑफिसर फॉर 1 year
एंड देन यू आर प्रमोटेड टू अ सीनियर फर्स्ट ऑफिसर। फर्स्ट ऑफिसर और सीनियर फर्स्ट ऑफिसर की जॉब ड्यूटीज सेम ही होती हैं, आप अभी भी राइट सीट से ही फ्लाई कर रहे होते, बट आप एक तरह से आपको प्रमोशन दे दिया है कि आप सीनियर हो गए हो कंपनी में, तो सीनियर फर्स्ट ऑफिसर हो, तो आपके पास एक्सपीरियंस भी आ गया है और एक्सपीरियंस पायलट्स को दूसरी एयरलाइन ले जाना चाहती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सैलरी बढ़ जाती है, एनीवेयर बिटवीन 3 to 4.5 lakhs पर मंथ सैलरी हो जाती है आपको। ऑब्वियसली टैक्स कटेगा इसमें, एंड यू स्टे एज अ सीनियर फर्स्ट ऑफिसर फॉर अबाउट 2 years का पीरियड। आफ्टर दिस you have a choice. Choice is that you want to stay in India or you want to work abroad. अब आपके पास बाहर जॉब करने की अपॉर्चुनिटीज आती हैं क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस आ गया अब, तो आपके पास अगर 2000 आवर्स की आपने फ्लाइंग कर ली इंडिया में जेट एयरप्लेन्स पे ये सब, तो अब आपको बाहर की एयरलाइंस ओपन अप हो जाती है कि बाहर की एयरलाइंस फ्रेशर को जॉब नहीं देती हैं। तो नाउ यू कैन वर्क फॉर ईदर फ्लाई दुबई, कतर, एमिरेट्स एंड नंबर ऑफ एयरलाइंस, वियतनाम एयर, वियत जेट, बहुत सी एयरलाइंस है बाहर। जिस एयरलाइन में जो भी एयरलाइन वैकेंसी लेके आती है, यू बिकम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दीज एयरलाइंस, और आप इसमें एज अ फर्स्ट ऑफिसर ही ज्वाइन करोगे अगर आप फर्स्ट ऑफिसर की पोस्ट से वहाँ जा रहे हो फर्स्ट ऑफिसर। बट वहाँ पे सैलरीज जो हैं बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू इंडिया। मिडल ईस्ट में स्पेशली फ्लाई दुबई, एमिरेट्स, कतर, इनमें आपकी सैलरी 8 to 9 lakhs पर मंथ हो जाती है और कोई टैक्स भी नहीं होता इसमें। बट हाँ, वहाँ पे दुबई में रहने के या कतर में रहने के एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया की तरह आपको अच्छी जगह, वहाँ पे लैविश अपार्टमेंट लेने के लिए 2-2.5 लाख रुपए रेंट लग जाता है। ठीक है, सो अभी बहुत लंबी उम्र है हमारे। कैप्टन सिद्धार्थ यादव हैज़ जॉइंड अस, ही इज़ फ्रॉम फ्लाई दुबई ओनली, ही इज़ स्टेइंग इन दुबई, अभी इंडिया आए हुए थे। सो अभी कैप्टन सिद्धार्थ वी आर जस्ट डिस्कसिंग, आई थिंक हमें और 15-20 मिनट लगेंगे to explain everything, and then we are taking the questions, then obviously students would want to ask you as well. So at this stage you can join any of the airlines abroad, whichever you like. Obviously ऐसा नहीं कि whichever you like कि आप बोलोगे मेरे को इसमें जाना है तो वो आपको बुला लेंगे। Obviously there is an interview process, simulator check, सब कुछ होगा। If they find you suitable, they'll give you the job, or you become a captain now. Basically in India, airlines will promote you towards a captain. You stay as a first officer anywhere between 3 to 5 years in India, or a senior first officer, and then you get promoted to a captain. And India में captain salary is anywhere between 7 to 10 lakhs per month. Tax deduction होगा इसमें भी। Foreign में captains की salary it goes up to I think 12 lakhs पर मंथ के आसपास चली जाती है और टैक्स नहीं होता। बट आई थिंक इंडिया में दिस इज डिसेंट, बट इट इज़ योर पर्सनल चॉइस एट दिस स्टेज कि आपको बाहर जाना है। तो मी एंड कैप्टन सिद्धार्थ वी यूज टू फ्लाई टुगेदर यहाँ पे इंडिया में। ही डिसाइडेड टू फ्लाई फॉर फ्लाई दुबई, आई डिसाइडेड टू फ्लाई हेयर ओनली। सो इट इज़ अ पर्सनल चॉइस वेयर यू वांट टू गो। आगे भी और पायलट्स अभी हमें ज्वाइन करेंगे कतर एयरवेज से, सब ने इंडिया में फ्लाइंग की हुई है। सो इवेंचुअली यू कैन गो अब्रॉड एंड वर्क। आपको वहाँ का लाइसेंस जो है वो एयरलाइन हमें अपने आप कन्वर्जन वगैरह कराती है। आप इंडियन लाइसेंस पे ही, इंडियन एक्सपीरियंस पे जाते हो वहाँ पे, एयरलाइन आपको कतर का लाइसेंस या जैसे दुबई गए वहाँ का लाइसेंस इंडियन लाइसेंस को कन्वर्ट करा लेंगे, तो आपके पास 2 लाइसेंस हो जाएंगे फिर से, एंड देन यू विल स्टार्ट फ्लाइंग फॉर देम एंड स्टार्ट अर्निंग और वट एवर पर्क्स यू हैव। इसके अलावा यहाँ पे एक स्टार है बॉटम पे। जनरली बॉटम पे स्टार अच्छी चीज़ नहीं होती, बट यहाँ पे अच्छी चीज़ है। एक्स्ट्रा अलाउंसेज एज एप्लीकेबल। एक्स्ट्रा अलाउंसेज मतलब ये सैलरी के अलावा पायलट्स के कई अलाउंसेज होते हैं, इनके बारे में डिटेल में नहीं बात करेंगे अभी। अलाउंसेज मतलब कि छोटे मोटे, कि फॉर एग्जांपल अभी आज रात को आई एम गोइंग टू बैंकॉक, तो बैंकॉक फ्लाइट लेके जा रहे हैं, आई विल स्टे देयर फॉर 1 डे, सो कंपनी विल अरेंज अ 5-star होटल, अकोमोडेशन, एवरीथिंग, बट ऑन टॉप ऑफ दैट दे विल पे 10,000 एक्स्ट्रा कि आप वहाँ पे रुकोगे एक दिन, यू स्टेइंग अवे फ्रॉम फैमिली फॉर योर एक्सपेंडिचर। तो ये सब अलाउंसेज होते हैं आपको जो अलग से मिलते हैं। तो ये सैलरीज हो गई आपकी। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। सो एवरीवन जो भी है, मैं लाइट ऑफ कर दो इसमें। सो जो भी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड इन टर्म्स ऑफ कैडेट और कन्वेंशनल क्या है। कई लोगों ने सुना भी होगा कैडेट प्रोग्राम के बारे में। तो अब कैडेट प्रोग्राम की बात करते हैं, पहले कन्वेंशनल प्रोग्राम की बात करते हैं। कन्वेंशनल प्रोग्राम बेसिकली जो अब तक हम कर रहे थे वो सब कन्वेंशनल प्रोग्राम है, जो हमने डिस्कशन किया अभी तक भी,
कि खुद से हमें जो हमने एग्ज़ाम्स क्लियर डीजीसीए के बाद, डीजीसीए एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद फ्लाइट ट्रेनिंग हम खुद गए, कंट्री चूज़ की, वापस आए, एयरलाइन का रिटन एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया, टाइप रेटिंग का पैसा पे करके वी जॉइन द एयरलाइंस. नाउ सम एयरलाइंस, नॉट ऑल द एयरलाइंस, जिन एयरलाइंस के पास कैडेट प्रोग्राम नहीं है वो कन्वेंशनल पायलट्स ही हायर करते हैं. बट कुछ एयरलाइंस हैं जिनके पास एक प्रोग्राम है, कैडेट प्रोग्राम. ये कैडेट प्रोग्राम में क्या होगा, यू विल आफ्टर क्लास 12th ओनली एयरलाइंस विल कंडक्ट अ बेसिक written examination, one software test of checking your motor skills and an interview, and airlines will give you an LOI कि letter of intent दे देंगे वो कि you are a part of our company and we'll hire you as soon as you finish your pilot training through us. So the airlines will send you through them only. They will choose a flight school जहाँ पे भी उनके they have different tie-ups in others. They don't have their own flight schools yet. They have टाइप्स विद अदर स्कूल्स इन साउथ अफ्रीका ऑल्सो. अभी वो जो मैंने आपको पीछे एक फ़ोटो दिखाई थी यूएस की फीमेल की, वो हमारी स्टूडेंट थी, वो कैरेट में सिलेक्ट हो गई. सो शी इज़ फ्लाइंग इन यूएस. तो अलग अलग कंट्रीज़ में उनके अलग अलग स्कूल्स के साथ टाइप है. दे विल सेंड यू फॉर फ्लाइट ट्रेनिंग टू देम. वंस यू कम बैक दे विल सेंड यू फॉर टाइप रेटिंग. सब प्रोसेस वो कराएंगे एयरलाइन वाले, और वो आपको जब आप प्रोसेस खत्म कर लोगे सो यू विल गेट अ जॉब विद दैट पर्टिकुलर एयरलाइन. ऑब्वियसली एडवांटेज है कि एवरीबडी वुड वांट टू डू द कैडेट प्रोग्राम. इसमें आपको 95% जॉब गारंटी होती है. 95% इसलिए कि आपको कैडेट प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद में भी कई रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए वहाँ पे फ्लाइट ट्रेनिंग में. तो 1000 में से 8-10 बच्चों को वो दे आस्क ऑल्सो कि यू लीव द कैडेट प्रोग्राम. डीजीसी एग्जाम्स जो हैं वो बोलते हैं आपके 2 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुए तो यू विल हैव टू लीव द कैडेट प्रोग्राम. तो इसीलिए मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो कैडेट प्रोग्राम करते हैं 90% से ज़्यादा, दे क्लियर द डीजीसी एग्जाम्स फर्स्ट एंड देन अप्लाई फॉर द कैडेट प्रोग्राम, कि वो रिस्ट्रिक्शन हट जाता है फिर उनके ऊपर से वो 2 अटेम्प्ट वाला, एंड देन ज्वाइन द कैडेट प्रोग्राम. ऑल्सो टू ज्वाइन कैडेट प्रोग्राम यू शुड बी मिनिमम 18 ईयर्स ऑफ एज. तो ज़्यादातर स्कूल से जो बच्चे बाहर निकले होते हैं वो सोचते हैं इस पीरियड में मैं डीजीसी एग्जाम्स क्लियर कर लूँगा, बाय द टाइम आई टर्न 18 देन आई कैन अप्लाई फॉर द कैडेट प्रोग्राम. बट कैडेट प्रोग्राम कम्स एट अ कॉस्ट. इट इज़ स्लाइटली एक्सपेंसिव देन द कन्वेंशनल प्रोग्राम. इसमें आपको अब तो बढ़ गया है ये 1.4 CR तक का कॉस्ट, 1 करोड़ से लेके, डिपेंडिंग ऑन कौन सा कैडेट प्रोग्राम है. उनके इंडिया में जो कैडेट प्रोग्राम है वो 1.05 CR, 1 करोड़ 5 लाख से 1 करोड़ 10 लाख का है. जो फॉरेन में है वो 1.4 करोड़ तक जा रहे हैं कैडेट प्रोग्राम. तो इनका टाइमिंग जो है वो कंटिन्यूसली, प्राइसेस जो है दे आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्लाइट स्कूल्स, बट यू गेट अ जॉब गारंटी. नाउ विच वन वुड आई रिकमेंड? देखो इसको इस तरह से देखो कि इफ़ मनी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, कैडेट प्रोग्राम एनी डे इज़ गुड, बिकॉज आप पेरेंट्स, एज अ पेरेंट वो आप पहले दिन से ही टेंशन फ्री रहते हो कि मेरी जॉब पहले से ही लगी हुई है ऑलमोस्ट. बट आपको 1 साल के पीरियड के अंदर अंदर ये अमाउंट उनको पे करना है एयरलाइन को. इफ़ यू आर विलिंग टू डू दैट, माई रिकमेंडेशन, पहले एग्जाम क्लियर कर लो डीजीसीए, देन कैडेट प्रोग्राम में एनरोल कर लो साइमल्टेनियसली एंड गो विद द एयरलाइन. बट ऐसा नहीं है कि आप कैडेट प्रोग्राम से नहीं हो तो आपको जॉब नहीं लगती है. इसमें भी आपको 2.5 to 3 ईयर्स का टाइम लगता है पूरा, जब तक आप एयरलाइन में रिलीज होते हो. इसमें आप 1.5 से 2 साल में ख़त्म कर लेते हो कन्वेंशनल में, और फिर वो 1 साल का पीरियड आपको अपनी जॉब लगाने के लिए. तो अगर आप स्कूल में पढ़ाई में अच्छे हो, 85% से ऊपर मार्क्स लेके आ रहे हो, तो आपको कन्वेंशनल में रिटन एग्जाम क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी. ऑल्सो अगर मैं इंडिया में देखूँ 1000 पायलट्स की हायरिंग हो रही है तो क्लोज टू 300 के आसपास कैडेट प्रोग्राम के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं, 700 के आसपास कन्वेंशनल के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं. बट हाँ, वहाँ कन्वेंशनल में बच्चे भी ज़्यादा हैं. कन्वेंशनल में आपको, और जो एयरलाइंस हैं जिनके पास कैडेट प्रोग्राम नहीं है वो कन्वेंशनल से ही हायरिंग कर रही हैं. तो इट इज़ अ पर्सनल चॉइस. इसमें आप 50 लाख के आसपास खर्च करते हो स्टार्टिंग में, एंड देन जॉब लगने के बाद बाकी का 15-20 लाख रुपए दे रहे होते हो. तो वो बेनिफिट है आपका कि पैसा ऑलमोस्ट 2 साल के पीरियड के अंदर जाएगा, 2 से 2.5 साल के अंदर. इसमें 1 साल के अंदर ही अमाउंट चला जाएगा. So if money is not an issue, cadet program any day. Otherwise, conventional program is not a bad option too. I did it from conventional program. My sister did it for conventional. यहाँ पे 8 airline instructors हैं. All of them are from conventional program only. Anupama ma'am, Suhan is trying to draw something. Can you please remove him from the meeting? Okay.
दिस जस्ट सेज कि आप कैडेट प्रोग्राम और डीजीसी एग्जाम साथ के साथ भी प्रिपरेशन कर सकते हो। ज़्यादातर बच्चे जो कैडेट प्रोग्राम के लिए जाते हैं डीजीसी एग्जाम की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देते हैं, और कैडेट के लिए भी प्रिपेयर यू फॉर द इंटरव्यू एंड द रिटन एग्जाम, वो दोनों साथ के साथ साइमल्टेनियसली रन होते हैं। डीजीसी एग्जाम भी क्लियर करते हो और कैडेट का भी आप क्रैक कर लेते हो साथ के साथ। ये प्राइसेस की बात है, ये प्राइसेस एकेडमी के प्राइसेस हैं, इसके बारे में हम नहीं बात करेंगे यहाँ पे इस स्लाइड में, बिकॉज दिस वी कैन टॉक अबाउट व्हेन यू ट्राई टू जॉइन द एकेडमी, उस टाइम पे हम डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में, बट बेसिक जो फीस होती है हमारी ये सब वो लगे। टुडेज वेबिनार इज अबाउट गिविंग आउट इंफॉर्मेशन अबाउट पायलट ट्रेनिंग। ओके, चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब थ्रू कन्वेंशनल कितना डिफिकल्ट है। तो कन्वेंशनल प्रोग्राम में एक तो एविएशन कैसे कर रहा है कि एविएशन इज एक्सपेंडिंग इन इंडिया, आप न्यूज़ भी देखते रहते हो कि सो मेनी एयरपोर्ट्स आर बीइंग डेवलप्ड, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू सी एविएशन इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन वेस्ट इन इंडिया, वेस्ट एज इन वेस्टर्न कंट्रीज, बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, कि इंडिया में एयरप्लेन मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है, एयरबस यूरोप में हो रहा है, बोइंग वहाँ पे हो रहा है, तो हमें डिलीवरीज उतने स्पेस से नहीं मिल रही हैं जितनी हम चाह रहे हैं। तो ऐसे तो अभी राइट नाउ इंडिया में 750-800 एयरक्राफ्ट्स के आसपास हैं, बट दे हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ 1500 एयरक्राफ्ट फॉर द नेक्स्ट 5 years। बट हम आई नो विद द रेट इट इज़ गोइंग कि नहीं आ पाएंगे ये 5 साल के अंदर, 7 साल लग जाए मे बी, पता नहीं, आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट, बट हाँ प्लान इंडिया का टू एक्सपैंड इज देयर, बट बिकॉज ऑफ दिस स्लो प्रोसेस ऑफ डिलीवरी अभी लास्ट 4 से 5 महीने में वैकेंसी थोड़ा सा स्लो हो गई है। उससे पहले 1.5 साल में बहुत वैकेंसीज आई थी, तो थोड़ा सा बैकलॉग क्रिएट हो गया है। बट इवेंचुअली इफ यू हैव डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद दिस पायलट प्रोफेशन, आई वुड से गिव योर सेल्फ 2 to 3 years आराम से, इफ यू आर इन द जर्नी, जॉब की प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। हाँ, अभी मेरे को कल एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर मेरे को 6 महीने हो गए हैं CPL फिनिश किए हुए, आई फील अ लिटिल डीमोटिवेटेड। आई टोल्ड हिम कि डोंट फील डीमोटिवेटेड, अब जब वैकेंसी नहीं आई है आपके हाथ में नहीं है, वैकेंसी विल कम इवेंचुअली, बी रेडी फॉर इट, कि जब आएगी तो देन बी रेडी कि हाँ अब मैं पढ़ना शुरू करूँ। यू हैव टू कीप अप विद द बुक्स, इवेंचुअली एवरीबडी गेट्स हायर्ड, समटाइम्स थोड़ा सा वेट पीरियड हो सकता है। स्कॉलरशिप्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आई थिंक कि 11 लाख स्कॉलरशिप है इस साल। ये कुछ स्टूडेंट्स जो ऑल इंडिया टॉप किया था उन्होंने, उनकी पिक्चर्स हैं, बाकी एकेडमी में जो टॉप करते रहते हैं वो उनके लिए स्कॉलरशिप है, ऑल इंडिया टॉपर्स के लिए भी स्कॉलरशिप तो रहती है। ओके, सो टॉप 5 स्टूडेंट्स ऑफ दिस ईयर विल गेट अ स्कॉलरशिप ऑफ अप टू 11 lakhs। हाउ टू अरेंज फंड्स, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई मैं फंड्स कैसे अरेंज कर सकता हूँ पायलट ट्रेनिंग के लिए। सो फंड्स अरेंज करना, एक तो सेल्फ फंडिंग होगी ऑब्वियसली, सेकेंड आर बैंक लोन्स अवेलेबल, बैंक लोन्स आर अवेलेबल फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, हाउएवर इट इज़ नॉट अ कोलैटरल फ्री लोन, आपको अगेंस्ट कोलैटरल ही लोन मिलेगा, कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी बैंक के पास दिखानी पड़ती है। हमारे साइड से यू विल नीड अ लेटर, हम बैंक के साथ आपका मीटिंग करा देते हैं, विल गिव यू अ लेटर दैट ओके दिस स्टूडेंट हैज़ बीन गिवन एडमिशन इन दिस स्कूल, और स्कूल की फ़ीस इतनी है, इतना वो है, तो वह बैंक आपका अप टू 70% जो आपका प्रॉपर्टी है उसका लोन अप्रूव करके आपको दे देते हैं। एंड देन द बैंक विल स्टार्ट चार्जिंग यू इंटरेस्ट द डे यू टेक द मनी, बट बैंक्स विल गिव यू मॉरेटोरियम बोलते हैं उसको, कि आपका कोर्स खत्म होने के बाद लेट्स से 6 महीने बाद से यू विल हैव टू स्टार्ट पेइंग, 1 साल बाद यू विल स्टार्ट पेइंग। सम बैंक्स बोलते हैं कि हमको कोई मॉरेटोरियम पीरियड नहीं देंगे, जिस दिन से हम अमाउंट रिलीज कर रहे हैं उसी दिन से यू विल हैव टू स्टार्ट पेइंग अस बैक, दैट डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक, बट हाँ बैंक लोन्स आर अवेलेबल, आई टुक अ लोन फॉर दिस कोर्स एज वेल। स्कॉलरशिप, पहले रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए स्कॉलरशिप्स आती थी कि गवर्नमेंट यूज टू स्पॉन्सर, पर अब ऐसा कुछ नहीं है, अब कोई स्कॉलरशिप इसके लिए अवेलेबल नहीं है पायलट ट्रेनिंग के लिए। बीच बीच में कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के उसमें सम कॉर्पोरेट कंपनीज दे कम आउट विद, अभी 2 years पहले होंडा ने निकाला था कि 20 फीमेल स्टूडेंट्स को विल स्पॉन्सर, बट अब ऐसा कुछ नहीं है, वो भी बंद है, तो कोई स्कॉलरशिप इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। जो पर्सनल जो हमने बताया स्कॉलरशिप वो अवेलेबल है, बट उससे आपका पूरा ट्रेनिंग कॉस्ट कवर नहीं होता है। एक ऑप्शन होता है इंस्ट्रक्टर रेटिंग का, जो मैंने किया था, कि आपके पास लेट्स से जो टाइप रेटिंग का पैसा नहीं है, सो आप CPL खत्म करके यू बिकम ए फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, यू सेव अप ऑन मनी एंड देन गो टू द एयरलाइन
एंड देन पे द एयरलाइन एज योर टाइप रेटिंग कॉस्ट, कि स्टार्टिंग का फ्लाइट ट्रेनिंग का कॉस्ट तो फिर भी आपको निकालना ही पड़ेगा। ओके थोड़ा सा एकेडमी के बारे में इसमें बताया हुआ है कि वाई अस। दो चार चीज़ें हैं मेन यहाँ पे। एक तो व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग आई लैक्ड कि मैं आई वांटेड टू गेट ट्रेन्ड बाय एयरलाइन पायलट्स, तो दैट आई लैक्ड, सो दैट इज़ वाई द रीज़न यहाँ पे देर आर 8 एयरलाइन पायलट्स हु आर टीचिंग यू। सो ऑल द इंस्ट्रक्टर्स आर एयरलाइन पायलट्स हु आर एक्टिवली फ्लाइंग। तो प्रैक्टिकल भी आपको चीज़ें पता चलती रहती हैं, क्या हो रहा है, कैसे इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, एयरलाइन में क्या देख रहे हैं वो सब चीज़ में आपकी हेल्प हो जाती है। बाकी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों क्लासेस होती हैं। ऑनलाइन इसी तरह से जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही ऑनलाइन क्लास चल रही होगी, लाइव होगी। ऑफलाइन दिल्ली में है, द्वारका में एंड रामपुर चौक बेसिकली। एंड आई वुड प्रेफर दैट स्टूडेंट्स शुड कम ऑफलाइन। हमारे पास स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, इनफैक्ट बाहर से भी आते हैं, यूएई वगैरह से। तो ऑफलाइन क्लासेस आर ऑलवेज प्रेफर्ड देन ऑनलाइन, की आई कैन गिव पर्सनलाइज अटेंशन ऑफलाइन में। ऑनलाइन में अभी आप सब बैठे हो तो पता नहीं, कोई इंस्टा चला रहा हो, कोई व्हाट्सएप चला रहा हो, तो पता नहीं लगता है। These are certain pictures of our previous batches. Every month we have cricket tournaments also. आप इंस्टाग्राम पे देखते ही रहते होगे। वो क्रिकेट टूर्नामेंट वगैरह इसलिए कि भी अब स्टूडेंट्स गेट होम सिक, तो पढ़ाई इफेक्ट होती है। तो वी ट्राई कि हाँ पढ़ाई के अलावा मंथली वी शुड हैव सम एक्टिविटीज ऑल्सो। The next batch is starting on 2nd June and there is a batch starting on 7th of July. This is our previous academy. We have moved into a new place because पहली academy में students इतने fit नहीं आ रहे थे, बच्चे ज़्यादा हो गए थे, तो we moved into a new classroom. That's Captain Nikhil from Akasa Airlines, Captain Gautam, Captain Mansimran from Air India, Captain Sakshi. Well, that's me. जनरली इतने बैचेस, बड़े बैचेस में नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को। वी ट्राई टू कीप द बैचेस स्लाइटली ऑन द स्मॉलर साइड, बट उस दिन मैं कुछ फ्लाइट स्कूल वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो तो इन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है। तो ये बेसिकली सेम बोर्ड है वेयर आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टू यू। तो ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्लाइंग करने के हुए हैं, अभी नया बैच आया हुआ है। So now we will take the doubt session.